आई वर्क विद न्यू कपल्स और न्यू पेरेंट्स एंड देर इज सो मच ऑफ कि ये मेरा और ये तेरा, दिस मोर ऑफ पावर प्ले, कौन ज़्यादा दे रहा कौन कम दे रहा है, मैं क्या दे रही हूँ और वो क्या दे रहे हैं, रादर देन बीइंग अ टीम एंड सीइंग व्हाट इज़ गुड फॉर द चाइल्ड। मेरे अंदर पेन हो सकता है, मेरे अंदर दुख हो सकता है, दर्द हो सकता है, बट आई स्टिल हैव टू चूज बेस्ट फॉर माई चाइल्ड, what the child needs, not what I want to give. I want to tell people that psychologically, my 40 to 60% of my nature comes from my father. मदर से नहीं आता है। अच्छा। क्यों? बिकॉज वी लिव इन अ पेट्रियार्कल वर्ल्ड जहाँ पर एक आदमी को फ्रीडम ज़्यादा है, पैसे के डिसीजंस हो, लेट आना हो, घर में कुछ भी करे खाना सबसे अच्छा मिलता है, तो एक बच्चा तो उन्हीं की जैसा बनना चाहेगा। वाई वुड दे वांट टू रोल मॉडल द मदर? फिल्म्स का जिक्र करें तो कबीर सिंह जैसी फिल्म्स आई थी, अभी एनिमल फिल्म आई है। इन फिल्म्स का आप क्या किरदार देखते हैं एक इंसान की शख्सियत को गढ़ने में? आई गेस यू नो मूवीज़ हमेशा डिपिक्ट करती है हमारी सोसाइटी में क्या एक्चुअली पीपल फीड ऑन, पीपल वांट, एंड उसको फिर वो एनकैश करते हैं, कमर्शलाइज करते हैं। एंड देन एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज़ को हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। दैट इज़ वाई सो वी एज ह्यूमन्स, वी एज ऑडियंस, वी एज वॉचर्स, हमें बदलना है। हमें अगर हम नहीं जाएंगे ऐसी मूवीज़ देखने तो वो किसके लिए बनाएंगे ऐसी मूवी? अभी मैं किसी यू नो वेडिंग में गई थी और वहाँ पे बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री से लोग थे, तो वी टॉकिंग अबाउट रणबीर सिंह। यू नो आई सेड आई जस्ट adore that man, you know, he is actually how a man should be. And उन्होंने मुझे बोला कि but it's very difficult for a person like that to survive. He is right now surviving because of his talent, but actually वो real hero तो नहीं है ना रूबा। I was like क्यों नहीं है real hero? बोला रियल हीरो तो पेट्रियार्क होता है, गुस्से में होता है, जो औरत को इतना ज़्यादा ये नहीं दे, बट एंड दैट इज़ व्हाट पीपल लाइक टू वॉच। और अगर आप कपल्स में कोशिश करेंगे ये देखने की कि आप में क्या पॉजिटिव और मेरे में क्या पॉजिटिव, और हम उस दोनों पॉजिटिव्स को कैसे साथ लाएं, और जो आपका नेगेटिव और मेरा नेगेटिव है उस पर काम कैसे करें, अ रिलेशनशिप विल फ्लॉरिश। मैं उठूँगा, बाहर निकलूँगा, मम्मा मेड से लड़ाई कर रही होंगी और उस पर झगड़ा चल रहा होगा, पापा अपना न्यूज़ सुन के किसी न किसी पे चिल्ला रहे होंगे, मैं बीच में आऊँगा, अगर इतनी सी गलती होगी ना मैम, मैं भी पिट जाता हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ बाहर, मैं तो उसी टाइम उठूँगा जब स्कूल जाना। टाइम्स हमारी जो मेंटालिटी है, हमारा जो वायलेंट बिहेवियर की तरफ मेंटालिटी, एग्रेशन है, ये छोटी उम्र में शुरू हो जाता है, बट जस्ट बिकॉज हम छोटे हैं कर नहीं पाते हैं, जब हमें मौका मिलता है तो तब हम कर देते हैं। चंद साल पहले नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। हमारे देश में विवाहित महिलाओं में लगभग 30% महिलाएं रोज़ डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ताकतवर वो है जो सामने वाले को काबू कर सके, और काबू करने के लिए मसल पावर की ज़रूरत पड़ेगी, हिंसा की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारे आसपास हिंसा इस तरह से व्याप चुकी है कि हम गाहे बगाए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को सुनते रहते हैं। फिल्मों में भरसक तौर पे हिंसा दिखाई जाती है और हिंसक कंटेंट बिकता है, चलता है। क्राइम में सेंसेशन आ चुकी है और वो चलती है। ऐसे में क्या एक साइकोलॉजिस्ट की नज़र से क्राइम को समझना ज़रूरी नहीं है? इसलिए आज मैं अपने पॉडकास्ट में वायलेंस को डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूँगा। हम समझेंगे कि हिंसक प्रवृत्ति का जन्म कैसे होता है, और क्या एक व्यक्ति जिसके जीवन में हिंसा आ चुकी है, क्या वो सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है? क्या ये उसका पास का ट्रॉमा है जो उसको हिंसक बना रहा है? आइए समझते हैं अरूबा कबीर से, जो आज हमारे साथ हैं, कि कैसे एक हिंसक व्यक्ति की मानसिकता को तब्दील किया जा सकता है। तो हिंसा पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आज अरूबा कबीर, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनसे समझते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर या वायलेंट बिहेवियर के ऊपर काम करना मुनासिब है। क्या ऐसी शख्सियतों के ऊपर काम करना मुनासिब है जो आज वायलेंट बिहेवियर के चंगुल में फंस चुकी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अरूबा, आपने समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच। हम शुरू करना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं आपसे एज अ साइकोलॉजिस्ट कि क्यों व्यक्ति वायलेंट होता है, और क्या वायलेंस से ही क्राइम की शुरुआत होती है? वायलेंस के पीछे अगर हम जाएंगे, एक इमोशन है जो हम सब अक्सर देखते हैं, दैट इज़ एंगर। एवरीबडी वॉन्ट्स टू इधर सप्रेस इट या सो कंट्रोल करना चाहता है, बट वट आई टेल पीपल इज़ दैट एंगर इज़ अ नॉर्मल इमोशन।
इमोशंस में नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, जैसे थॉट्स में होता है। थॉट्स आपके नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं। इमोशन चाहे एंगर हो, गिल्ट हो, एम्बैरसमेंट हो, सब ज़रूरत है। एवरी इमोशन इज़ अ नॉर्मल इमोशन, दर इज़ नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप जब इस गुस्से को, एंगर को एक नेगेटिव इमोशन की तरह देखते हैं तो आप नेगेटिव चीज़ें ही करते हैं। बट हाउ अबाउट वी टेक अ स्टेप बैक एंड वी रियलाइज दैट इमोशंस हम खरीद के नहीं लाते, इमोशंस हमारे में इनबॉर्न है, तो किसी वजह से ही होंगे। जैसे प्यार है, खुशी है, शेयरिंग है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें अच्छा फील कराती है, तो वैसे ही हमारा गुस्सा भी ज़रूरी है। बट नोबडी टीचेस अस कि इस इमोशन को एक्सप्रेस कैसे करें, हम हाउ डू वी नेविगेट एंगर। तो हम क्या देखते हैं, हमारे आसपास जो पर्यावरण होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम होता है, उसमें हम देखते हैं कि अगर किसी को गुस्सा है तो वो मुंह फुला के बैठ जाता है, या तो वो आवाज़ ऊंची करता है, या वो कोई चीज़ फेंक देता है, एंड दैट इज़ व्हाट वी इम्बाइब। सो इफ़ यू आर एंग्री, रेज योर वॉइस, इफ़ यू आर एंग्री, शाउट और थ्रो समथिंग ऑन समबडी। एंड जब हमें ये इमोशन फील होती है बड़े होकर, तो पहला बिहेवियर आता है, हम या हाथ उठाते हैं, या गाली देते हैं, या आवाज़ उठाते हैं। नाउ इट इज़ एक्सेप्टेड, तो बाहर भी आता है। हाँ, वायलेंस की शुरुआत हम देखें, ज़रूरी नहीं है कि एग्रेशन से हो, काफ़ी लोग एग्रेशन नहीं दिखाते हैं, सप्रेस्ड एंगर होता है उनका, एंड बहुत ही प्लान के साथ क्राइम करते हैं। लेकिन जब हम वायलेंस ऐसे देखते हैं, विजिबल वायलेंस, या देयर इज एन इमोशन बिहाइंड इट, दैट इज़ एंगर, गिल्ट, शेम, इनसिक्योरिटी, तो फिर आप उसको उस तरीके से बाहर निकालते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति का गुस्सा एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। यस, वी जस्ट हैव टू लर्न अ हेल्दी वे। आपको गुस्सा है, अभी आपके और मेरे बीच में कोई बात हो रही हो और मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगती एंड आई एम फीलिंग एंग्री, आई कैन ऑलवेज टेल यू दैट शालीन, आई एम नॉट फीलिंग गुड राइट नाउ, इसके बारे में बात करेंगे। या जो आपने कहा, आई डोंट एग्री विद इट, रादर देन आपके ऊपर पर्सनल अटैक करना, अरे आप तो ये हो, आप तो वो हो, आपकी तो आदत है, वो बस ना चले तो आपको धक्का देना, कॉलर पकड़ना, यू नो ऑल दीज थिंग्स, इट्स अ नेविगेशन। और जो आपके कल्चर ने आपको सिखाया है, आपको वो नॉर्मलाइज लगता है। अगर आपने अपने घर में देखा है तो आवाज़ ऊंची होती है, गाली होती है, तो आपके लिए वो नॉर्मल है। आपने अपने घर में देखा हाथ उठाते तो आपके लिए वो नॉर्मल है। आपने देखा है कि चुपचाप करके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, पैसिव हो जाते, तो वो नॉर्मल है आपके लिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कल्चरल बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम। जब आप कल्चरल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, क्या जनरेशनल ट्रॉमा या हमारे, जैसे आपने बताया आप कश्मीर से हैं, मैं अनडिवाइडेड इंडिया से, यानी आज का जो पाकिस्तान मुल्तान है, तो मेरी फैमिली उसके वहाँ के पंजाब से है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो जनरेशनल ट्रॉमा होता है, यानी हमारी जनरेशन्स ने जो पीछे देखा है, झेला है, उसका भी असर हमारे दिमाग पे होता है? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। अगर हम अपनी मैथोलॉजी ही देखें, हिंदू मैथोलॉजी ही देखें, उसमें दिखाया गया था जब युद्ध हो रहा था पांडव और कौरवों का, तो उसमें एक पर्सन, उन्होंने माँ के पेट से सीखा था चक्रव्यूह, बट आधा सुना था, आधे में उनकी मदर सो गई थी, अभिमन्यु। सो दैट मीन्स आपके पास सबकॉन्शियसनेस तो है, आप ऑलरेडी तो। और दूसरा, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, देयर वॉज अ टाइम जब एक औरत प्रेग्नेंट होती थी, उनको अपने मायके भेज दिया जाता था फॉर लेस स्ट्रेस, लेस वर्क, आराम मिले, अच्छी बातें उनको सुनाई दे, क्योंकि बच्चे पर असर पड़ता है। तो वहीं से शुरू हो जाती है आपके अंडरस्टैंडिंग की, आप फील क्या करते हैं। फिर उसके बाद अभी काफ़ी लोग ना ऐसे आते हैं कि मैम मुझे OCD है, मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, ये शायद मेरा जेनेटिक है। मैं कहती हूँ जेनेटिक सिर्फ 5 to 7% होता है, हमारा जो 93 to 95% है वो एनवायरमेंटल है, बिहेवियरल है। आपकी मदर को OCD है, उनका वो कोपिंग में गया, एज अ बच्चा आपने वही देखा तो आप में वो आ गया। आपके पिताजी एक्सप्रेसिव नहीं है, गुस्से में रहते हैं, पैसिव रहते हैं, तो आप एज अ पर्सन, एज अ मैन वही इम्बाइब करते हैं। सो येस, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा transfers from one womb to another womb and it definitely impacts your subconscious mind, जो हमारा फाउंडेशन ऑफ द पर्सनैलिटी है। अगर आपका अंदर एक बिलीफ सिस्टम है, दिस इज़ हाउ अ मैन शुड बी, दिस इज़ हाउ अ वुमन शुड बी, दिस इज़ हाउ अदर जेंडर शुड बी, दैट इज़ हाउ वी स्टार्ट बिहेविंग। एंड ये नहीं बदलेगा जब तक आप नहीं बदलेंगे। पेरेंट्स इसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं?
पेरेंट्स इसमें रोल ये अदा कर सकते हैं कि आप उनकी पहली दुनिया है, आप एक बच्चे की पहली दुनिया है, यू आर द रोल मॉडल्स। अगर आपका थॉट प्रोसेस आप रिवायर करेंगे, देखिए हम सब के पेरेंट्स हमें वही देते हैं जो उनके पास होता है। उनको पता है एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, वो हमें बेस्ट से बेस्ट स्कूल में डालते हैं। उनको पता है कपड़ा खाना ये सब इम्पॉर्टेंट है, वो हमें बेस्ट से बेस्ट देते हैं। उनको नहीं पता इमोशनल सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं दिया, बट वाई डोंट यू रीपेरेंट योर सेल्फ, लर्न। वी हैव सच ब्लेसिंग टेक्नोलॉजी अराउंड अस। आप वेबसाइट, किसी वेबसाइट पे चले जाए, गूगल पे चले जाए, यूट्यूब्स पे चले जाए, जैसे अभी हम पॉडकास्ट करें, ऐसे अवेयरनेस कॉन्वर्जेशन सुने और ख़ुद को ट्रेन करें। और वही चीज़ अगर आप बच्चे को फिर देंगे, यू विल मेक अ मोर कॉन्शियस चाइल्ड एंड इंडिविजुअल, जो वो ट्रॉमा कैरी नहीं कर रहा है। बहुत सारा कहते हैं प्यार ना अंधा होता है, लव इज़ ब्लाइंड। आई हैव सो मच ऑफ लव विद इन मी कि जो मेरे को बचपन में नहीं मिला, जो मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, जब मेरा बच्चा आता है मैं उनको दे देती हूँ वो सब। I want them to study in the best school, have amazing games, give them so much of leniency, try to be their friends. But हम भूल जाते हैं कि हम तो माता पिता है। हमारा रोल है उनको सिखाना भी, एक्सपोज भी करना, टीच भी करना, गाइड भी करना, एक्सेप्ट भी करना, प्यार भी करना, सही टाइम पे टोकना भी। बट वी फेल समवेयर देयर, क्योंकि हमारा पास्ट का ट्रॉमा है, जो हमें नहीं मिला हम वो देना चाहते हैं। तो कॉन्शियस पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस बच्चे को कितनी ज़रूरत है, उसको फिज़िकल टच की भी ज़रूरत है, उसको वर्ड ऑफ एफर्मेशन की ज़रूरत है, उसको सिखाना है एक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, उसको सिखाना है गिफ्टिंग क्या होती है, उसको सिखाना है क्वालिटी टाइम क्या है। ऑल द 5 लव लैंग्वेजेस a human being needs to have, you have to teach them, but you can't teach it if you have not worked on yourself. I work with new couples or new parents and there is so much of कि ये मेरा और ये तेरा, there is more of power play, कौन ज़्यादा दे रहा, कौन कम दे रहा है, मैं क्या दे रही हूँ और वो क्या दे रहे हैं, rather than being a team and seeing what is good for the child. मेरे अंदर पेन हो सकता है, मेरे अंदर दुख हो सकता है, दर्द हो सकता है, but I still have to choose best for my child, what the child needs, not what I want to give. So what we try to do is हम बच्चों को वो देना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, जो हमें लगता है सही है उनके लिए। नहीं हो सकता। You need to be a conscious parent. राइट। तो पेरेंटिंग सिखाने के लिए क्या आपको लगता है, जैसे आप भी एक पेरेंट हैं आपने बताया, तो पेरेंटिंग के लिए एक यंग पेरेंट जिसको नहीं पता है कि साइकोलॉजी क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं, थॉट्स क्या होते हैं, पेरेंटिंग क्या होती है, वो पेरेंटिंग कहाँ से सीखे? आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एज अ पेरेंट आपको ये समझना है कि आपके घर में एक बच्चा है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जो भी आपको लगता है उसके लिए अच्छा है, हाउ यू वांट टू सी देम इन फ्यूचर। आप चाहते हैं कि वो करियर वाइज सक्सेसफुल हो, खुश रहे, अच्छे से स्टेबल माइंड के साथ रहे, डेसिशन मेकिंग उनकी अच्छी हो, उनके फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, सोच तो उसी को प्रमोट करें, उसको एनकरेज करें, ना कि जो आपने किया आप वो करें। अगर आपके लिए कि कोई चीज़ काम कर गई है तो मैं समझ सकती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच यू हैव डन हैव नॉट वर्कड फॉर यू एंड यू आर स्टिल ट्राइंग टू इम्पार्ट देम टू योर चाइल्ड। या आपको जो दूसरों ने बोला, अरे इतने ट्यूशन्स पढ़ाना ज़रूरी, इतनी एक्टिविटी, और आपके बच्चे में वो कैपेबिलिटी, वो बच्चा नाखुश है, उस बच्चे को हमेशा एक बर्नआउट फील होता है। आपसे ज़्यादा आपके बच्चे को कोई नहीं जानेगा। दैट इज़ वन थिंग, यू विल नोटिस इट, उस बच्चे को क्या लग रहा है। और जैसे आप खाने पीने में बच्चे का ध्यान रखते हैं, अरे मेथी से इसका पेट गड़बड़ा जाता है, दही से इसको, वैसे ही करना है, देखना है कि हाउ इज़ बिहेवियर इम्पैक्टिंग हिम। दैट इज़ वन। सेकेंड, एज ए सेड, इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे आपको कॉन्शियस पेरेंटिंग सिखाई जाती है। आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में पब्लिकेशंस देती हूँ कि कैसे आप बच्चे का एंगर पे काम कर सकते हैं, पर्सनैलिटी पे काम कर सकते हैं। बट ऑल दिस वर्क विल नॉट हैपन जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे। दैट इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वही अगर आपके अंदर दुख है, दर्द है, इन लॉज के लिए शिकायत है, अपने पार्टनर के लिए शिकायत, अपने बचपन, तो दैट इज़ व्हाट यू कीप ट्राइंग टू टेल योर चाइल्ड, तो आप उनमें ट्रस्ट इश्यूज डाल देते हैं। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड, it is the role model. You have to become the role model. If you want your child not to spend much time on phone, तो आप भी बंद करें।
आई वॉज वर्किंग, एक टीनेजर के साथ मैं काम कर रही थी जिनके पेरेंट्स ने बोला ये खाना भी खाता है तो मोबाइल पे रहता है, वी वॉन्ट हिम टू मोबाइल छोड़ के खाना खाए। तो वो ऐसे फैमिली थेरेपी सेशन में सीधे अपनी मदर की बोला आप टीवी चला सकते हो, आप उसमें सीरियल देख सकते हो खाना खाते खाते, मैं फ़ोन क्यों नहीं देख सकता? पापा आप न्यूज़ देख सकते हो तो मैं क्यों नहीं देख सकता अपना प्रोग्राम? सो आपके एक्शंस और वर्ड्स मैच करने चाहिए। आप बच्चे को बोलते हो बेटा 9:30 to 10:30 सोना चाहिए और आप खुद सो रहे 2 बजे, तो चाइल्ड इज़ वॉचिंग ऑल ऑफ दिस। तो यू कैन नॉट टीच अ चाइल्ड बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मोर फ्रॉम ऑब्जर्विंग यू, दे लर्न लेस फ्रॉम टॉकिंग टू देम। वो एक्शन से सीखते हैं ज़्यादा। तो अगर आपके एक्शंस इन अकॉर्डिंग्स टू योर वर्ड्स होंगे तो बच्चों को अंडरस्टैंडिंग होने में ईजी हो जाएगा। और एक बच्चा नहीं गलती करेगा, बच्चा नहीं गिरेगा, बच्चा नहीं शोर करेगा, बच्चा नहीं रोएगा तो कौन रोएगा? वी हैव बिकम दिस पेरेंट कि मेरा बच्चा डिसिप्लिन इंडिविजुअल बनना चाहिए, तो आप तो उसका बचपना छीन रहे हो। अभी वो नहीं उछलेगा तो कब उछलेगा? इट्स अ पीरियड। सो वो भी ना करे, अपने बच्चे को इतने टाइट शेड्यूल में ना डाले। बीच में हमने एक बेंगलोर की वीडियो वायरल हुई थी कुछ समय पहले, उसमें देखा जा रहा है कि मदर, फादर और बच्चा शायद बर्थडे केक लेकर बैठे हैं एंड दे वर अबाउट टू बिगिन विद द सेलिब्रेशन। इतने में शायद कुछ बात होती है और फादर को गुस्सा आता है एंड ही स्टार्ट हिटिंग द मदर। और उसको देखते हुए पहले शुरुआत थप्पड़ से होती है, फिर घूंसों से होती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि उसको देख के बच्चा भी हाथ उठाने लगता है माँ पर। yeah. तो जो एग्जांपल आप दे रहे हैं, यानी कि जो बच्चा समाज से देख रहा है वो सब सीख रहा है। बिल्कुल, और ख़ासतौर से अपने पेरेंट्स से। बिल्कुल। सो दैट्स द रीज़न वी से कि फादर इज़ द रियल हीरो ऑफ योर लाइफ। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, जब कोई बच्चा कुछ गलत काम करता है हम अक्सर औरत पे उंगली उठाते हैं कि तुम्हारी परवरिश है, तुमने सिखाया है, माँ की गलती है, कैसी माँ है। But I want to tell people that psychologically, my 40 to 60% of my nature comes from my father. मदर से नहीं आता है। अच्छा। क्यों? बिकॉज वी लिव इन अ पेट्रियार्कल वर्ल्ड जहाँ पर एक आदमी को फ्रीडम ज़्यादा है, पैसे के डिसीशंस हो, लेट आना हो, घर में कुछ भी करे खाना सबसे अच्छा मिलता है। तो एक बच्चा तो उन्हीं की जैसा बनना चाहेगा। वाई वुड दे वॉन्ट टू रोल मॉडल द मदर? तो जब हम ये देखते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम लाइक माई फादर नाउ, तो मेरे फादर के जो बिहेवियर्स होते हैं आई इम्बाइब देम मोर सबकॉन्शियसली। जब तक मुझे समझ आता है ये सही और गलत है, काफ़ी चीज़ें इतना कॉन्क्रीट बन गई होती है मेरे में। अ फादर इज़ द पर्सन हु एक्चुअली हेल्प्स यू बिकम स्टेबल, चाहे वो करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, फिनेंशियली, मेकिंग फ्रेंड, चूजिंग योर पार्टनर। इट इज़ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फादर बेसिकली। आई एम सॉरी, मैं आदमियों पे बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन डाल रही हूँ, बट इट इज़ द ट्रूथ। कुछ क्लासेस में अभी हम देखते हैं जहाँ पे बोथ पेरेंट्स आर इक्वली इंडिपेंडेंट, इक्वली डिसीजन मेकिंग, वहाँ पर मेंटालिटी बदल रही है। बट हमारा मोस्ट परसेंटेज तो अभी भी पेट्रियार्की में ही है ना, वहाँ पे तो आदमी की ही ज़्यादा। सो आई वॉन्ट टू बिकम लाइक अ मैन, आई वॉन्ट टू बिहेव लाइक दैम। तो इस वीडियो में भी आपने देखा जो फादर ने किया, नहीं तो बच्चे को तो कोई रीज़न नहीं है मारने का, बट ही इज़ रोल मॉडलिंग दिस पर्सन जो उनका रियल हीरो है। दिस इज़ द पर्सन जो बिल्स पे करता है, दिस इज़ द पर्सन जो बाहर घूमने जा सकते हैं, जो डिसीजंस ले सकते हैं। तो मैं वीक जेंडर क्यों बनना चाहूँगी? सो वी इम्बाइब दिस एंड देन वी वॉन्ट टू बी, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं डजंट टर्न आउट टू बी इन माई फेवर। सो आई कैरी द सेम इनसिक्योरिटीज़ एज माई फादर। एंड मदर्स का हमारा बायोलॉजिकल कॉड होता है, मदर से हम सीखते हैं इमोशनल रेजिलियंस, स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, इमोशनली मैं कैसे कोप करूँ। बट वेरी फ्यू मदर्स डू दैट। मदर्स मोस्टली विक्टिमाइज करते हैं खुद को, अपने आप को वीक मानते हैं, बैठ जाते हैं। तो वो सीखने को ही हमें नहीं मिलता कि हमें रिश्ते कैसे चलाने हैं, हमें कब खड़ा होना है, हमें कब नो बोलना है, हमें कब बाउंड्रीज बनानी है। मदर्स नेवर पुट दोज बाउंड्रीज। और ऐसे केसेस में ये बच्चा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यस। नाउ ऐसा हो जाता है कि जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, बॉडी वाइज आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। सो अ गर्ल आइडेंटिफाइज हरसेल्फ विद द मदर, दैट मीन्स आई एम अ वीक जेंडर। तो देन शी स्टार्ट्स मिमिकिंग दैट।
मगर पहले होता है, अगर आप देखेंगे काफ़ी सारी फैमिलीज़ में आई सी अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स राइट नाउ हु आर फीमेल क्लाइंट्स जो काफ़ी माशाल्लाह इंडिपेंडेंट है लाइफ में, यू नो फिनेंशियली, करियर वाइज, बट दे डोंट नो हाउ टू मेक अ रिलेट, तो दे इम्बाइब द क्वालिटी फ्रॉम द फादर। वर्कोहॉलिज्म की जो क्वालिटी है वहाँ पे, या एथिक्स टुवर्ड्स योर वर्क है, वो तो उन्होंने कर लिया, बट यहाँ पर जो मदर को बोलना था वो तो हुआ नहीं। सो दे आर नॉट एबल टू मेक रिलेशनशिप्स, सो दे आर फाइंडिंग इट हार्ड। राइट। जब हम सराउंडिंग्स की, इन्वायरमेंट की, इकोसिस्टम की बात करते हैं तो फिल्म्स बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करती हैं, और हिंदुस्तान में तो बॉलीवुड की चर्चा है, आसपास भी बहुत चर्चा है, साउथ एशिया में बहुत चर्चा है। फिल्म्स का जिक्र करें तो कबीर सिंह जैसी फिल्म्स आई थी, अभी एनिमल फिल्म आई है, ये तो खुलेआम वायलेंस, हेट, और ख़ासतौर से यदि एनिमल की बात की जाए तो यहाँ पे उसके फादर के साथ जो उसकी रिलेशन है उस पर उसको दिखाया गया है, उसको बताया गया है कि फादर के साथ उसकी रिलेशन अच्छी नहीं थी, फादर कभी उसकी इमोशंस को वैलिडेट नहीं करते थे, और वो फादर को खुश करने के लिए एग्रेसिव होना शुरू किया उसने, और एग्रेशन कहीं ना कहीं वायलेंट होता चला गया। इतनी वायलेंस है, डायरेक्टर सेम है दोनों फिल्म्स के, इसलिए दोनों का जिक्र साथ करना ज़रूरी है। इन फिल्म्स का आप क्या किरदार देखते हैं एक इंसान की शख्सियत को गढ़ने में, और दूसरा जो यंग जनरेशन इन फिल्म्स को लेके लाइनों में लगी है, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनमें क्या, कैसे अवेयरनेस दी जाए कि जिन फिल्म्स को आप पूजा कर रहे हो, जिन फिल्म्स की, एक बार चेक करिए कि उनके अंदर मटेरियल क्या है, सब्सटेंस क्या है। आई गेस यू नो मूवीज़ हमेशा डिपिक्ट करती है हमारी सोसाइटी में क्या एक्चुअली पीपल फीड ऑन, पीपल वांट, एंड उसको फिर वो एनकैश करते हैं, कमर्शलाइज करते हैं। और कबीर सिंह इतनी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई थी, इतना पैसा कमाया था उस मूवी ने, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कल्चर तो मतलब थॉट प्रोसेस तो वही है कि दे आर नॉर्मलाइजिंग इट। अब येस, मूवीज़ इंडस्ट्री, सच बिग इंडस्ट्री हैज़ अ पावर टू चेंज योर परसेप्शन। अगर हम अभी मैं किसी यू नो वेडिंग में गई थी और वहाँ पे बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री से लोग थे, तो वी टॉकिंग अबाउट रणबीर सिंह, you know, I said I just adore that man, you know, he is actually how a man should be, and उन्होंने मुझे बोला कि but it's very difficult for a person like that to survive, he is right now surviving because of his talent, but actually वो real hero तो नहीं है ना रूबा। I was like क्यों नहीं है real hero? बोला रियल हीरो तो पेट्रियार्क होता है, गुस्से में होता है, जो औरत को इतना ज़्यादा ये नहीं दे, बट एंड दैट इज़ व्हाट पीपल लाइक टू वॉच। And it is very saddening. There's a person, personally and professionally, he is trying to break that stereotype. You know, he is trying to show people that, listen, this is how you should be respecting other person irrespective of their gender. And don't have a stereotype, this is how you have to dress up, this is how you have to behave. बट उनको कोई सुनने को तैयार नहीं है। देन एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज़ को हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। दे मूवी इंडस्ट्री हैज़ अ पावर टू चेंज द परसेप्शन, बट आई गेस अगर वो परसेप्शन चेंज करने में लगे तो पैसे नहीं कमाएंगे। इट इज़ अ सर्वाइवल, यू नो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और टॉक्सिक हम कह सकते हैं। कुछ कम पैसा कमाएंगे, हाँ, कम पैसा कमाएंगे। सो दैट इज़ वाई, सो वी एज ह्यूमन्स, वी एज ऑडियंस, वी एज वॉचर्स, हमें बदलना है। हमें, अगर हम नहीं जाएंगे ऐसी मूवीज़ देखने, तो वो किसके लिए बनाएंगे ऐसी मूवीज़? ऑडियंस है, तभी तो वो उसको एनकैश कर रहे हैं। एंड सच मीडियम्स एक्चुअली डू प्रमोट जो नाइव माइंड्स होते हैं, यंग माइंड्स होते हैं, उनको ऐसे लगता हो दिस इज़ द मैन आई वॉन्ट टू बी, ओनली देन पीपल विल लिसन टू मी। आई वॉज वंस इन माई ऑफिस, कोविड से पहले हम ऐसे चल रहे थे, तो आई वॉज लाइक दिस वन पर्सन हैड कम डाउन फॉर सम इंटरव्यू एंड ही सेड, मैम आप तो काफ़ी आराम से, पता ही नहीं चलता बॉस है यहाँ पे। मैंने कहा भैया बॉस तो वो है जिन्होंने ऑफिस खोला सुबह, बॉस तो वो है जो मेरे को बताती है आपके कितने सेशंस हैं। मैंने कहा मैं तो बस आके अपना काम कर रही हूँ, बट येस द बर्डन इज़ ऑन माई शोल्डर्स, आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी। बट मुझे दिखाना क्यों है, मुझे गाली देनी है, गुस्सा करना है, एटीट्यूड थ्रो करना है, जस्ट टू शो मैं बॉस? बॉस तो मैं हूँ ही। अगर वही चीज़ लोगों को समझ नहीं आता, यू आर नॉट सिक्योर विद इन, यू हैव सो मेनी कॉम्प्लेक्सेस दैट यू ट्राई टू शो दीज complexes by using a superiority complex then,
कि आई एम समवन। मेरे 6 पैक्स है तो मेरे पास कुछ है, मेरे पास मर्क है तो मेरे पास कुछ है, मेरे पास पैसे है तो मेरे पास तो अब इट गिव्स मी अ परमिशन to raise my voice, to disrespect people. They say you need to earn respect. I say you need to earn disrespect. Respect तो सबकी होनी चाहिए, irrespective of आपको ऊपर वाले ने बनाया है तो कुछ सोच के बनाया है. So who am I to disrespect you? Disrespect earn करनी चाहिए. आप कुछ ऐसा काम करें जो जिससे आप मेरी नज़रों में गिर जाए. ठीक, किसी ने गाली दी किसी को, I'll say I don't respect you for this. ना कि कोई चुप है और मैं कहूँगी आई डोंट रिस्पेक्ट यू, यू आर नॉट मैन इनफ, यू आर नॉट वुमन इनफ. सो आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स एंड अंडरस्टैंड दैट इट ऑल स्टेम्स फ्रॉम हियर. आपकी इनसिक्योरिटीज़ बाहर दिखती है जो आपने सीखा है. If you want to change that, you are not happy that your child is shouting on you, raising their voice, you are not happy your partner is disrespecting you, you are not happy your boss is disrespecting you, you need to ask yourself why are you taking it. What is it that you are scared of? Are you scared कि कल मेरा क्या होगा, कौन रहेगा? That means आप खुद पे भरोसा नहीं करते हैं. तो it all comes here. घूम फिर के वो यहाँ आता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं. आपकी उन महिलाओं को क्या सलाह होती है जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार रहती हैं? और ये हिंदुस्तान की कड़वी सच्चाई है, बहुत बड़ा तबका है जो डोमेस्टिक वायलेंस से रोज़ जूझता है. मैं चाहूँगा कि आप परपेट्रेटर को और विक्टिम को दोनों को एक अपना क्लियर मैसेज दें कि दोनों अपने बिहेवियर में क्या चेंजेस आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं और कैसे वो चेंजेस ला सकते हैं. रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं. हम रिलेशनशिप में सिर्फ 2 इंसान नहीं आते हैं, हम जनरेशन्स का ट्रॉमा लाते हैं अपने साथ. एंड इफ़ आई हैव दिस एक्सेप्टेंस फॉर माई पार्टनर दैट वो एक अलग कल्चर से आए हैं, अपब्रिंगिंग से आए हैं, मे बी शहर से आए हैं और मैं एक अलग से हूँ, आई विल डेवलप अ रिस्पेक्ट फॉर देम, एक्सेप्ट देम फॉर हु दे आर रादर दैन एक्सपेक्टिंग देम टू बी हु आई वॉन्ट देम टू बी. ये आसान है आवाज़ ऊंची करना, लड़ाई करना, डिसरिस्पेक्ट शो करना, क्रिटिसाइज़ करना. मुश्किल बात तो ये है डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना. और अगर आप कपल्स में कोशिश करेंगे ये देखने की कि आप में क्या पॉजिटिव और मेरे में क्या पॉजिटिव और हम उस दोनों पॉजिटिव्स को कैसे साथ लाएं और जो आपका नेगेटिव और मेरा नेगेटिव है उस पर काम कैसे करें, अ रिलेशनशिप विल फ्लॉरिश. बट रिलेशनशिप्स में बहुत पावर प्ले आता है, बहुत डायनामिक ऐसा आता है कि कौन बेटर है, किसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, किसके पास ज़्यादा पावर है, किसकी ज़्यादा सुनी जाती है, विच इज़ अगेन इंटरजनरेशनल ट्रॉमा जो आपने फैमिलीज़ में देखा हुआ है, जो आपने फैमिलीज़ में देखा वो आप यहाँ लाते हैं. हाउ अबाउट वी ट्राई टू लीव दैट और हम इंसान को देखें कि वो क्या ला रहा है यहाँ पर ऑन द टेबल and what am I bringing up on the table. That is number 1. Number 2, I want to tell all of them that आवाज़ ऊंची करना बहुत आसान है, बैठ के चीज़ को समझाना बहुत मुश्किल है. सो हाउ अबाउट अगर आपको लगता है कि मैं आवाज़ करके बड़ा बन रहा हूँ, बड़ा वो नहीं है जो आवाज़ ऊंची करे. एंड दिस फॉर ऑल द जेंडर्स, क्योंकि एज अ थेरेपिस्ट आई हैव सीन कि it is not only women who are going through domestic violence, it is men, it is transgenders, it is LGBTQ community, everybody in a relationship in one or the other way they are subject to the violence, subjecting themselves to the violence. तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि rather than fighting, if you learn how to resolve your conflicts, conflict resolution अगर आप सीखते हैं, आपके relationships much better हो जाते हैं. 3 चीज़ों पे आई वॉन्ट पीपल टू वर्क अपॉन. 1, रिलेशनशिप विद योर सेल्फ. आपका अपने साथ कैसा रिलेशनशिप है? अगर वो अनहेल्दी है यू विल चूज़ अनहेल्दी पैटर्न्स इन लाइफ. दूसरा, रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स. इट इज़ ओके टू चूज़ नॉट टू स्टे इन टच विद देम, बट इट इज़ नॉट ओके टू कीप हेट्रेड और क्रिटिसाइजिंग देम. इट इज़ नॉट, क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ अपना रिश्ता सुलझाते नहीं है, चाहे वो फिज़िकली या इमोशनली, तो आप क्या करते हैं, वो हर्ट ऑफ ज़िंदगी भर कैरी करते हैं. सो रिजॉल्व योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, हैव बाउंड्रीज. आप हेल्दी बाउंड्रीज रखिए उनके साथ, उनका जो आपका फ़र्ज़ है वो आप करें, बट आपको इजाज़त है आगे बढ़ने की, आपको पीछे अटके रहने का नहीं है. एंड थर्ड थिंग, रिलेशनशिप विद रिजेक्शन. आपको जब रिजेक्शन मिलती है तो आप कैसा बिहेव करते हैं. वो रिजेक्शन ऐसा हो सकता है, मैंने बोला चाट खाएंगे, आपने बोला थाई फूड खाएंगे, तो मैं तो रिजेक्ट हुई,
तो मैंने क्या सोचा, ओ ही डजंट रिस्पेक्ट मी इसलिए चाट नहीं खाना है, और ही इज़ ट्राइंग टू शो ही सुपीरियर इसलिए बोले थाई फूड खाना है, कि मैंने सोचा ओ आपका मन है थाई खाने का, मेरा मन है चाट की, चलो आधा आधा खाते हैं. So this relationship with rejection, this rejection plays such a big role in your professional life, in your parenting, in your partnerships, in your romantic relationships, in your friendships, in your social life. लोग तो ऑटो वाले से रिजेक्ट होकर ऑटो वाले को गाली दे रहे होते हैं, उनको नहीं जाना उस रास्ते में. डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरा टाइम हो गया, आपको लग रहा है मेरी बेइज्जती कर रहा है, मेरी इज्जत नहीं कर रहा है. अरे उनके भी तो अपने इश्यूज़ है. सो ये रिजेक्शन के साथ अगर आप रिलेशनशिप बेटर करते तो वायलेंस बिल्कुल नीचे आएगा. बिकॉज मान लीजिए हम दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ में रहते हैं, आप दूसरे साइड से, मैं इस साइड हूँ, आप मुझे कहते हैं कि नहीं मैं आपका यहाँ पे राष्ट्रगान नहीं चलाऊँगा, अब दूसरी ओ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग उनका सुपीरियर है, अगर मैं कहूँगी अच्छा उनका चॉइस नहीं है, उनको नहीं करना है, तो लड़ाई नहीं होगी, जंग ही नहीं होगी. So it's very important to relationship with self, relationship with parents and relationship with rejection. वो थेरेपी में हम इन्हीं 3 पे काम करते हैं. जब हम इन 3 पे काम करते हैं तो आप देखते हैं एक पर्सन होलसम बनता है. They are like okay, I have acceptance for your difference, I have acceptance for my behavior, I know what I want, I know what you want. मैं वही करूँगी जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरे को अपना ज़मीर इजाज़त देता है. And tomorrow I will not blame you. एंड दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग. रिलेशनशिप्स में ब्लेम करते तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा किया. अरे वी ऑल हैव अ चॉइस हर एक चीज़ में है, बट क्या आप वो चॉइस प्रैक्टिस करते हैं? जो आपके इख्तियारात है आप उनको प्रैक्टिस करते हैं क्या? हम अपना चॉइस क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी तो पार्टनर पे तुमने कहा इसलिए मैं आ गई, तुमने कहा इसलिए मैंने ये कर लिया. But where is your own brain? Why are you not taking responsibility for your own actions? When you do that, you will definitely have amazing relationships. I will tell people that it is easy to fight, it is difficult to resolve. तो resolution सीखे वो easy रहेगा. दूसरा, जो भी लोग domestic violence में है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखें. जब आप violent situation में है, उस टाइम पे हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है. चुपचाप करके अपने आप को सेफ गार्ड करें. बिकॉज़ ये वायलेंस, ये एग्रेशन ऐसी चीज़ है ना कि गलती से धक्का दिया, ज़्यादा चोट लगी तो आप तो गए, या कोई ऐसी चोट लगी जो ज़िंदगी भर आपके मुंह पे, आपके बॉडी पे रहेगी. जैसे एसिड अटैक्स होते हैं, जैसे ऐसा कुछ होता है कि एक्ट्रेसेस अपना फेस दिखाते डिसफिगर हो गया. तो उस टाइम पे जो आपका पर्सन है जो वायलेंस कर रहा है, आप शांत रहें. पहले अपने आप को सेफ गार्ड करें, उस फिज़िकल प्लेस से बाहर निकल जाए. फिर जो आपको एक्शन करनी है आप ले लें. चाहे आप लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, लॉ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, खुद आवाज़ उठाना चाहते हैं, बट नॉट इन दैट कन्फाइंड स्पेस, नॉट समवेयर वेर यू आर नॉट सेफ. आई एम सॉरी इट इज़ हैपनिंग टू यू, नहीं होना चाहिए, बट उस टाइम पे शांत रहना ज़्यादा समझदारी है दैन आप कुछ ऐसा करें जो आपको ज़्यादा भारी पड़ेगा. आपके पास आप कपल थेरेपी भी देती हैं. बेंगलोर में आपका ऑफिस है, गुड़गांव में आपका ऑफिस है, और ऑनलाइन थेरेपी भी आप देती हैं. ज़्यादा रीच आउट करने वाले कौन होते हैं, महिलाएं, पुरुष? A beautiful thing is I have 60% males as clients. Coming to you for therapy? Yes, coming for therapy, and which is so beautiful. क्योंकि लास्ट 3 सालों में क्या हुआ कि आदमी को मर्दों को एक रीज़न मिला कि पैंडमिक की वजह से चीज़ें सही नहीं हुई. बट पैंडमिक ने तो बस ट्रिगर किया, प्रॉब्लम्स तो काफ़ी टाइम तक थी. एंड 60% ऑफ द क्लाइंट्स आई हैव राइट नाउ आर मेल्स कमिंग फॉर वेरियस इश्यूज. चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके पार्टनर्स के साथ, उनके बच्चों के साथ, अपने साथ, या उनके प्रोफेशनल इश्यूज़ हो कि बिज़नेस में ऐसा कुछ हो रहा है, बिज़नेस लॉस हो गया, या रिलोकेशन हो गई, ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, प्रमोशंस नहीं हो रही है, उसको लेकर, या सब्सटेंस अब्यूज़ को लेकर कि ड्रिंकिंग ज़्यादा बढ़ गई है, सिगरेट ज़्यादा पीने लग गए, कैनबिस का यूज़ बढ़ गया है, काफ़ी बार कोकेन, हीरोइन के भी केसेस आते हैं. सो ये 3 चीज़ों को, हाँ, और चौथी चीज़ में भी आते हैं सेक्सुअल इंटीमेसी को लेकर, लो लिबिडो है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स है. तो इन 4 चीज़ों को लेकर आते हैं. एंड विमेन, जब विमेन रीच आउट, सो व्हाट आई सी इन विमेन इज़ लाइक व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, they are vulnerable.
एंड दे कम एंड दे सीक हेल्प एंड दे रियली वांट टू चेंज, लेकिन जैसे ही मान लीजिए 10 to 20% चेंज आई वो छोड़ देते हैं, बिकॉज अब तो ठीक है मैं, बट अगर आप आदमी को देखेंगे, इफ़ दे स्टार्ट द प्रोसेस, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू स्टार्ट द प्रोसेस, क्योंकि वो जो स्टिग्मा है आई एम अ मैन, उसको वो तोड़ के आ रहे हैं, एंड दे कंटिन्यू, दे डू द होल प्रोसेस सो ब्यूटिफुली एंड दे वुड एक्चुअली प्रैक्टिस एवरीथिंग। तो वहाँ पर मैं कहती हूँ कि तो यार ज़्यादा तुम लोग आते हो, तुम्हारे सेशंस होते हैं, तुम लोग छोड़ देते हो, बट दैट इज़ अगैन यू नो वीमेन फील दैट ठीक है चलेगा। फाइनेंशियल डिपेंडेंस तो इसमें कोई रीज़न नहीं है? You know, the sect I cater to, I would say that it's like lower middle class and upper middle class and elite class. I don't have actually finances का उतना ज़्यादा issue in that. लेकिन I don't think so it is financial dependence for my clients. Absolutely बाहर होंगे लोगों को, but it is the mentality, it is the cultural upbringing. I mostly have people working with me from various parts of the world right now. राजस्थान किसी छोटे से गांव से, तो पैसा वो देने को तैयार है, बट आई गेस इट इज़ मोर ऑफ सोशल स्टिग्मा। अगर घर वालों को पता चल गया थेरेपी ले रहे हैं, कहीं मुझे पागल करार कर दिया गया, तो कभी मेरे पीछे से बातें करने लगे, तो दैट्स दैट women are more bothered about that. Men keep it confidential, they don't let it get out. उसकी वजह से आदमियों में मुझे लगता है कि ग्रोथ का बहुत यू नो देयर इज़ अ रूम फॉर ग्रोथ, अगर वो करना चाहे तो, है ना। विमेन कम बिकॉज उनको इतना ज़्यादा पेन बढ़ गया होता है, दे नीड दोज टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस, और उसके बाद वो चले जाते हैं। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि सब चले जाते हैं। आई हैव क्लाइंट्स, आई गेस वन ऑफ माई ओल्डेस्ट क्लाइंट इज़ फॉर 8 years नाउ, वो 8 साल से मेरे क्लाइंट है। नाउ दे डोंट टेक थेरेपी ऑन रेगुलर बेसिस, अब ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट once in 2 months शी विल मेक श्योर दैट यू नो शी बुक्स अ सेशन एंड शी विल जस्ट सिट एंड हैव अ चिट चैट, क्या हो रहा है, बच्चे क्या करें, मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा ये सही है ना, ये मेरा गड़बड़ा गया है थोड़ा सा, कैसे करूँ। सो वो भी है, वो खूबसूरती भी है। आई रियली फील ब्लेस्ड टू बी इन दिस फील्ड बिकॉज I get to talk to people from different genders, you know, caste, religion. It just opens my horizon and I see the differences, yet the beauty. Yeah. Okay, I get to learn a lot. Financial dependence, I would definitely say, is there. Women have difficulty in spending on themselves, even if they have money, because they are not taught. कहीं ना कहीं उन्होंने वही आपने जैसा कहा कि उन्होंने देखा नहीं है अपनी मदर्स को अपने ऊपर खर्चा करते हैं, Exactly. लास्ट में अपने लिए कुछ खरीदती होंगी या चुनती Yeah. होंगी। इस पहला खर्चा फादर पे होगा, फिर Yeah. बच्चों पे होगा, या Yeah. पहला कई बार बच्चों पे भी होगा, Yeah. लेकिन खुद पे हमेशा आखिरी बार होगा। They don't prioritize themselves, और आदमियों में मैं देखती हूँ they prioritize themselves, बट उनको बस वो दरवाजे तक लाना is difficult। एक बार वो आगे they enter and then they see the benefit of it and they like अरे वाह लाइफ तो अच्छी हो रही है, बेटर हो रही है, टेंशन ख़त्म हो रहा है, दारू कम हो गई है, तो why not, बट वहाँ तक लाना उनको मुश्किल है। एक वायलेंट बिहेवियर को जब हम डिस्कस करते हैं तो एक बड़ा फिनोमेना मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, एक डेटा शेयर करना चाहूँगा। देश भर में जितने क्राइम होते हैं उसमें एक करीब 15% प्रोपोर्शन जो है जुवेनाइल्स का है। हालांकि दिल्ली में ये प्रोपोर्शन बढ़ के 47%, 47% हो जाता है। यानी दिल्ली में हर 1000 क्राइम के पीछे 450 क्राइम में बच्चों का, जुवेनाइल्स का हाथ है। बहुत बड़ा नंबर है और ये नंबर बढ़ रहा है। चौंकाने की बात यह है कि नंबर बढ़ रहा है। सरकार की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, ऑब्जर्वेशन होम्स हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। बच्चों को एक वल्नरेबल सिटीज़न की तरह देखा जाता है, उनको हम क्रिमिनल नहीं बोलते, हम उनको चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बोलते हैं। और हम ये उम्मीद जगाए रखते हैं कि उनका ज़िंदगी वापस पटरी पे लाना, उनके अंदर चेंज करना मुनासिब है। इससे मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो आप इतने बड़े नंबर को किस तरह से देखते हैं, और व्हाट इज़ दैट वी आर लैकिंग, व्हाट इज़ दैट वी नीड टू डू, एंड सेकंड, क्या चेंज लाना सिर्फ 18 साल से नीचे की उम्र में पॉसिबल है? ये 18 साल की उम्र बहुत चीज़ों का तकाजा बन गई है कि आप लाइसेंस आपको 18 के बाद मिलेगा, शादी आप 18 के बाद सोचेंगे, सब कुछ। शराब आप पिएंगे तो कई राज्यों में 18, 21 है या 25 है। तो ये 18 साल तक आप एज अ साइकोलॉजिस्ट समझाएं कि क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इसका सीधा लेना देना है? क्या 18 के बाद ये चेंजेस कर पाना एक व्यक्ति जो वायलेंट बिहेवियर शो कर रहा है, क्या मुनासिब नहीं है? हमारे ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो 27 ईयर्स में कंप्लीट होता है। सो दैट मीन्स 27 ईयर्स तक आपका ब्रेन बन रहा है, डेवलप हो रहा है।
तो 27 पर उसका फुल स्टॉप होता है. Now in this first 18 years or I always say first 20 years, my clients without parents consent below 20 लेती भी नहीं. I tell them bring your parents. Below 20, हाँ, it's like actually that you can influence them faster. यू कैन, बिकॉज अभी ब्रेन बन रहा है, आप नई और दूसरा चीज़ है एक्सपोजर भी तो है ना. पहले आप स्कूल से हो, हाई स्कूल से कॉलेज, हाई सेकेंडरी, देन फिर कॉलेज, आप ऐसे थे, अब आप ऐसे हो रहे हैं. सो इसमें जो आप देखेंगे वो तो आपके लिए सब नया है. आप पैसा खुद से खर्च रहे हैं, आप कमाने लगेंगे, आप इंटर्नशिप्स करेंगे, आप रिलेशनशिप्स में जाएंगे, आपके हार्ट ब्रेक्स होंगे, आपके नए लोगों से बातचीत होगी, आपके नए सब्सटेंसेस के साथ इंट्रोडक्शन होगा. सो इट्स ऑल न्यू फॉर यू. सो यू माइट वांट टू एक्सप्लोर इट in a healthy or in a healthy way. You might want to explore it. That is the reason हम कहते हैं कि 18 साल तक changes लाना easy है. If we get them right, my youngest client right now is 8-year-old. And then I have 14, I have 16, I have 17, I have 19. And I see that if you work with them, it's easier. They might not understand it, the gravity I'm talking to them, but we have different modality जो हम उनके साथ यूज़ करते हैं. तो जब वो उनका thought process बदलता है ना, it's so beautiful, because then that is how they are seeing the world. तो उनका जो वो relationship with rejection है वो हमने बदला है, और relationship with self बदला है ना. पेरेंट्स के साथ तो पेरेंट्स को भी काम करना पड़ता है उनके साथ, बट मोस्टली जो मैं यंगस्टर्स में प्रॉब्लम्स देखती हूँ, दे आर द रिलेशनशिप विद पेरेंट्स. That is more there than any other thing. Because that relationship is not good, they fall for the external influence. वो टीवी से भी सीखते हैं, फिर वीडियो से भी, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जो भी है, या बाहर जाते हैं तो 4 लोगों से सीख के आते, क्योंकि उनका जो अपना जो घर का वो जो मजबूती नहीं है, वहाँ पे पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. सो दिस वन पर्सन वंस गॉट देयर चाइल्ड इन थेरेपी एंड सेड दैट मैम इसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं बट 9:30 से पहले इसको उठना नहीं है. आफ्टर 4 सेशंस उनके साथ बात हुई तो बच्चे ने बोले एक बात बताओ, क्यों उठूँ क्यों उठूँ? मैं उठूँगा, बाहर निकलूँगा, मम्मा मेड से लड़ाई कर रही होंगी और उस पर झगड़ा चल रहा होगा, पापा अपना न्यूज़ सुन के किसी न किसी पे चिल्ला रहे होंगे, मैं बीच में आऊँगा, अगर इतनी सी गलती होगी ना मैम, मैं भी पिट जाता हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ बाहर? मैं तो उसी टाइम उठूँगा जब स्कूल जाना है, उठूँगा, तैयार हुआ और निकला. सो अगर आप ऐसा माहौल घर में रखते हैं तो क्यों आपका बच्चा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. क्राइम्स, हमारी जो मेंटालिटी है, हमारा जो वायलेंट बिहेवियर की तरफ मेंटालिटी, एग्रेशन है, ये छोटी उम्र में शुरू हो जाता है, बट जस्ट बिकॉज हम छोटे हैं कर नहीं पाते हैं, जब हमें मौका मिलता है तो तब हम कर देते हैं. सो ऐसा नहीं है कि 18 के बाद चेंज नहीं हो सकता. I have seen people changing beautifully, gracefully. I myself started therapy at the age of 21. मैं 36 हूँ आज, एंड आई सी मेरा अटैचमेंट स्टाइल बदल गया है, मेरा लोगों के साथ बात करने का तरीका बदल गया, लोगों को देखने का तरीका बदल गया, खुद को देखने का तरीका बदल गया. तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं, कमिटमेंट ज़्यादा चाहिए होती है. और जब आप 20s के बाद शुरुआत करते हैं तो आपका जॉब भी होता है, आपका रिलेशनशिप भी होता है, आपके फाइनेंसेस भी होते हैं, आपकी रिश्तेदारी भी होती है, आपकी दुनियादारी भी होती है, अब बहुत सारे एंगल्स में होते, तो इतना कम. बट अगर आप पहले 18 साल में काम करते हैं तो यू आर ऑलरेडी सॉर्टेड मेंटली. फिर आप दुनिया से लड़ रहे हो, फिर आप अपनी यू आर नेविगेटिंग योर सेल्फ इन द बिगर वर्ल्ड. बट जो वो स्टार्टिंग में रह जाता है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. और ऐसा नहीं है कि जो जुवेनाइल्स हैं यदि कहीं पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं या ऐसा बिहेवियर शो कर रहे हैं जो ऑफेंसिव है, वायलेंट है, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन होम्स में है. बहुत से बच्चे घर में भी हैं और किसी भी फैमिली में हो सकते हैं. वो हमेशा क्लास की बात नहीं है, या ज़रूरी नहीं कि अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं तभी वो ऐसा. डिसफंक्शनल फैमिली कहीं भी हो सकती है, कहीं भी. उन पेरेंट्स को आपका क्या मैसेज है जिनके घरों में, जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो देखते हैं कि बात बात पे लड़का गुस्सा करने लगता है या लड़की गुस्सा करने लगती है, अपनी किताबें फेंकने लगते हैं या बर्तन फेंकने लगते हैं या गालियाँ निकालने लगे हैं पेरेंट्स को ही, या घर छोड़ के भाग जाते हैं जब कुछ भी डिस्ट्रेस क्रिएट होता है घर के अंदर. पेरेंट्स को क्या मैसेज है आपका? क्योंकि बच्चा यदि निकला तो वो किसी भी पीयर ग्रुप को, जैसा आपने कहा, ज्वाइन कर सकता है. हो सकता है वो कल सब्सटेंस मिसयूज़ करने लगे, हो सकता है कल किसी गैंग को ज्वाइन कर ले, या आसपास ऐसा कोई पीयर ग्रुप बना ले जो उसको किसी भी डायरेक्शन में ले जा सके.
पहली बात तो आप अपने बच्चे को समझें कि उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें नई हैं। उनका हार्मोनल चेंज है, उनका बॉडी चेंज है, उनका स्कूल चेंज है, उनका बहुत सारी चेंजेस हो रही है। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग योर चाइल्ड टू बिहेव इन द राइट वे विच यू फील। उनका राइट शायद कुछ अलग हो सकता है। यही वो उम्र है जब वो सेक्सुअलिटी के साथ भी लड़ रहे हैं, अपने आप के साथ आइडेंटिटी, मैं क्या हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, कोई और जेंडर हूँ, एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगी। उसके बाद करियर का भी उनको इसी टाइम पे ज़ोर है कि मैं क्या सब्जेक्ट्स लूँ, मैं कौन से एप्लीकेशंस भरूँ, मैं कौन से एग्ज़ाम्स दूँ, मैं कौन से कॉलेजेस में करूँ। उसके बाद रिलेशनशिप्स का भी तभी आता है, दे हैव क्रशेस कि उधर रिजेक्शन आ गया, रिलेशनशिप बता नहीं सकते घर पे, या बताएंगे तो कैसे होगा, क्या होगा। दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देयर प्लेट। So rather than trying to become friends with them, how about you become a friendly parent? ऐसा पेरेंट कि जो बच्चे को पता है दैट इफ़ आई मेक अ मिस्टेक आई कैन गो एंड टॉक टू माई पेरेंट। सो वो एकदम वो नहीं कहते किलस नहीं जाएंगे, दे विल लिसन टू मी, दे विल गाइड मी। एक हम ह्यूमन बींग्स ना एक चीज़ के साथ पैदा होते हैं, दैट इज़ सेल्फ वर्थ। इट इज़ गिवन बाय द ऑलमाइटी क्रिएटर। और सेल्फ वर्थ कहता है कि आई एम इनफ, आई एम लवेबल एंड आई हैव एन एबिलिटी टू लर्न। अभी कुछ नहीं आता, सीख जाऊँगा, और मैं जैसा हूँ जो हूँ, एक आंख है एक कान है, नहीं आता, पास होता हूँ फेल होता हूँ, बट कोई ना कोई प्यार करेगा। वो फीलिंग हमें अपने पेरेंट्स से आनी चाहिए, दैट आई लव यू अनकंडीशनली। तुम पास हो रहे हो, फेल हो रहे हो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए नहीं बदल रहा है, आई वॉन्ट टू गाइड यू बेटर। बट सो अगर वो फीलिंग एक बच्चे को पेरेंट्स के साथ आए, अगर आप वो उनको दे सकते हैं कि you know you are the calmer one, you are the understanding one, you are giving them what they need and not what they want, the relationship will be much better. उनका जो वो एग्रेशन क्वालिटीज़ है, आप पे चिल्लाना है, आपको आंसर बैक करना है, वो कम हो जाएगा। और आपको एज अ पेरेंट अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा टाइम के साथ। अभी रिसेंटली दिस फैमिली फ्रॉम USA reached out to me for their 19-year-old girl. They said we want to have a session before the child has a session with you. I said okay. And the mother said that मैम आपको तो पता है ना हमारा इंडियन कल्चर, शी इज़ नॉट, अगर इसके रूम में बिना बताए जाए शी गेट्स वायलेंट कि वाई डिड यू कम एंटर माई रूम। आप ही बताओ, हम हिंदुस्तानी। मैंने कहा कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे हो आप, मैं अपने पिताजी के रूम में जाती हूँ तो भी नॉक करती हूँ। इट इज़ नॉट अबाउट कि मेरे पास कंट्रोल नहीं है वहाँ जाने का, क्या पता क्या कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो एक नॉक कर। तो पेरेंट्स आर नॉट अपग्रेडिंग देमसेल्व्स, उनको वही चाहिए दरवाज़ा खुला रखो, या मुझे कभी भी आने दो, या किससे बात कर रहे हो मैं सुनूंगी। सो यू ऑल्सो हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ इन ऑर्डर टू बी अपडेटेड एंड मैच विद द चाइल्ड। जब आप वो चीज़ें करते हैं तो बच्चों का एग्रेशन कम हो जाता है, दे फील बीइंग हर्ड एंड स्टॉप सीइंग देम एज टॉयज़ कि आप जो उनको बोलेंगे उनको वो करना चाहिए, आप ऑर्डर करेंगे तो दे आर नॉट योर सबऑर्डिनेट्स, दे आर ह्यूमन बींग्स, इक्वल ह्यूमन बींग्स, मे बी नॉट अडल्ट इनफ बट इक्वल ह्यूमन। सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम एज एन अडल्ट, एज अ टीनेजर, एज अ पर्सन, नॉट एज अ चाइल्ड ऑलवेज कि ये मेरी ये मेरी प्रॉपर्टी है और जो मुझे करना है इनके साथ मैं वो करूँगा। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव इश्यूज बिकॉज दे फील आई एम नॉट बीइंग हर्ड, आई एम नॉट रिस्पेक्टेड इनफ, एंड दैट इज़ द रीज़न उनका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है। सेल्फ एस्टीम डाउन होता है तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस, इनसिक्योरिटीज़ आ जाती है, और फिर जैसे उनका साइज़ थोड़ा बढ़ता है तो वो फिजिकली वो शो करते हैं, दे शाउट आउट यू, घर से बाहर चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, सेल्फ हार्म करते हैं या सब्सटेंस एब्यूज़ करते हैं। सो आई वुड जस्ट टेल पेरेंट्स दैट बी पेशेंट विद देम, इट्स न्यू फॉर देम, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर न्यू फॉर देम। आपका मे बी 10 लाख का नुकसान होगा तो आपको समझ आता है, उनका अगर 10 रुपये का होगा उनके लिए वही बड़ी चीज़ है, बिकॉज दैट इज़ देयर फर्स्ट थिंग। सो आप ये ना सोचिए कि मेरी टेंशन्स बड़ी है उनकी टेंशन छोटी है, उनकी टेंशन्स भी बड़ी है उनके लिए। सो ट्राई टू शो दैट कंपैशन, दैट एम्पैथी, दैट कनेक्शन रादर दैन शोइंग अ कंट्रोल। जब हम वायलेंस की बात करते हैं तो एक ऑनलाइन अब्यूज़र्स, ट्रोलिंग, इसका भी जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। अभी हाल ही में 16 साल का एक लड़का प्रांशु यादव, जो अपने को क्वीर की तरह आइडेंटिफाई करता था, उसने ऑनलाइन अब्यूज़र्स के चलते सुसाइड अटेम्प्ट की और ही इज़ नो मोर। आप ऑनलाइन ट्रोलिंग को कैसे देखते हैं और कैसे समाज को समझाया जाए कि सोशल मीडिया है लेकिन वहाँ पे भी कुछ बाउंड्रीज़ हो सकती हैं, वहाँ पे भी कुछ
पब्लिक का स्पेस होने के बावजूद भी कोई अपना यदि उसने अपना कुछ शेयर किया है तो आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है आप मत एंगेज हो। ट्रू। तो हाउ डू वी सी इट? सो दो चीज़ें हैं मेरा इसमें, लाइक आई रियली फील सॉरी फॉर द फैमिली फॉर द लॉस। वो एक बच्चा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ, स्पेशली द कम्युनिटी जिसके साथ वो आइडेंटिफाई करते हैं उनके लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स है, एक्सेप्टेंस नहीं है, प्रॉब्लम बहुत है, एंड इट मस्ट बी वेरी हार्ड फॉर द मदर। व्हाट आई सी इज़ दैट अगर आप ऑनलाइन पर है, आप ऑलरेडी परमिशन देते हैं लोगों को, एक अनसेड परमिशन, बिकॉज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म आपने ओपन रखा हुआ है। बट पहले, उससे पहले कि आप ओपन रखें, टेक अ स्टेप बैक एंड सी एम आई रेडी फॉर इट, एम आई रेडी फॉर इट। क्योंकि मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हूँ, काफ़ी बार लोग ट्रोल करते हैं और काफ़ी बार लोग शाबाशी देते हैं। इन माई फील्ड ऑफ वर्क मोस्टली लोग मेंटल हेल्थ में स्टिग्मा की वजह से ज़्यादा इंगेज नहीं होते, बट काफ़ी बार ऐसे obnoxious बातें बोलते हैं कि आपको लगता है कि कितना दुख है लोगों में, कितना पेन है, क्या निकाल रहे हैं, बट दैट इज़ द थॉट प्रोसेस आई हैव डेवलप्ड विद टाइम। आई वॉज नॉट रेडी अबाउट इट। जब मेरा अपना मेंटल और इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ था, आई वॉज डायग्नोज विद डिप्रेशन एंड एनजाइटी, एंड बिफोर दैट आई वॉज डायग्नोज्ड विद फिजिकल हेल्थ इलनेस कॉल्ड सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो पहले तो मुझे लगा कि मेरे में कुछ कमी है कि मुझे बीमारी हो गई है, तो शेम एंड गिल्ट वहाँ से आया, उसकी वजह से एनजाइटी और डिप्रेशन बढ़ गया। इट टुक मी 5 years टू कम आउट इन पब्लिक एंड टेल पीपल दैट भाई मुझे एक फिजिकल हेल्थ इलनेस है, मुझे ये सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है, दिस इज़ हाउ माई लाइफ इज़ डिफरेंट। And then it took me another year to tell them that I was on medication for depression and anxiety. Now मेडिकल डायग्नोसिस तो हुआ, क्या मेरा एंजाइटी और डिप्रेशन मेडिकल डायग्नोसिस की वजह से हुआ? नहीं, वो बस बढ़ गया, एग्रीविएट हो गया, बाहर आ गया। तो जब मैं अपना कॉलेज लाइफ देखती हूँ, स्कूल लाइफ देखती हूँ, एज अ टीनेजर आई हैड सुसाइड आइडिएशंस। मैं खुद को सेल्फ हार्म करती थी। आई ट्राइड टू किल माई सेल्फ 4 times एंड आई एम ग्लैड आई डिडंट डाई। सो दैट मीन्स पेन तो पहले से आ रहा था, यहाँ पर तो बस एक हथौड़ा पड़ा और वो बैरियर टूट गया। एंड दैट इज़ वॉट इज़ अबाउट ऑनलाइन। जब आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि आप अपने आप को हार्म करते हैं, इट इज़ जस्ट वो हथौड़ा, आपका पेन पास से है। I am sorry, I am not invalidating his struggle, I am not validating those bullies and harassment people, I am not doing that, but I am telling you it impacted you more because आपके अंदर पेन ऑलरेडी था, आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी था। तो जब इतने लोगों ने बोला, उसको लगा बेचारे को वो सच है, एंड दैट इज़ हाउ ही किल्ड हिमसेल्फ। हर इंसान के साथ ऐसा होता है, जिनको ब्रेकडाउन्स होता है, ब्रेकडाउन रातों रात नहीं होता, डिप्रेशन रातों रात नहीं होता, पैनिक अटैक्स रातों रात नहीं आते। यू हैव बीन इग्नोरिंग योर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड उसकी वजह से आप वो सहन नहीं कर पाते। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। अनदर पार्ट ऑफ इट इज़ फॉर द पीपल हु डू बुलिंग एंड हैरेसमेंट। भाई इतना पेन लेकर क्या करोगे? एज यू सेड, आपको नहीं पसंद है तो आप कोई और अकाउंट फॉलो करो, लेकिन पीपल ऑल्सो हैव सो मच ऑफ पेन एंड इनसिक्योरिटी एंड कॉम्प्लेक्सेस। और ऑनलाइन तो बहुत ईजी मीडियम हो गया, आपका चेहरा तो दिखता नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इट इज़ नॉट राइट, you don't have that right. Just because somebody is on a public platform does not give you a right to disrespect them. As I said, अगर आपको पसंद नहीं है अनफॉलो कर दो। समटाइम्स मैं किसी को फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पर और किसी सोशल मीडिया ऐप पर, उनके 2-4 वीडियोज़ मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने फॉलो कर लिया। उसके बाद मैं देखती हूँ अरे नहीं, दिस इज़ नॉट अलाइनिंग विद माई इंटरेस्ट, ये मैं नहीं देख सकती रोज़ रोज़, मैं अनफॉलो करती हूँ। मेरे घर में आई गेस 12 साल से टीवी नहीं है, मेरे घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है। आई चूज़ में न्यूज़, मुझे क्या पढ़ना है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी कंटेंट मैं अपने अंदर लूँ। सो व्हाई यू नॉट बिकमिंग माइंडफुल ऑफ द पीपल यू आर फॉलोइंग? आप फॉलो करते हो फिर ट्रोल भी करते हो। देयर शुड बी सीरियस आई गेस लॉ एंड एनफोर्समेंट एक्ट्स अकॉर्डिंग दीज पीपल, जो इतने फेसलेस बन के लोगों को इतना ज़्यादा बुली और हैरेस करते हैं कि वो अपनी जान ले लेते हैं। बट एज आई सेड, वी आर इन अ वर्ल्ड वेयर आई हैव टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। इससे पहले कि वो हो जाए, आई हैव लिव्ड इन गुड़गांव फॉर 12 years। तो अक्सर जब मैं किसी को कहती मैं गुड़गांव में रहती हूँ, कहते थे अरे सेफ़ है क्या,
अरे यू वर ड्रेस लाइक दैट, सेफ है क्या? तो मैं ऐसे बोलती थी, मैं कहती थी नो, पहला साल मुझे लग गया सीखने में वेयर टू गो, हाउ टू गो, व्हेन टू गो. दैट शुड नॉट बी द केस. बट आई डोंट वॉन्ट टू बी अ फेमिनिस्ट इन सच अ वे कि जहाँ मैं बोलूँगी नहीं मैं औरत हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है. बट फ़र्क पड़ता है, बाहर अभी दुनिया तैयार नहीं उस चीज़ के लिए. वी हैव टू डू द एक्सपोजर लिटिल बाई लिटिल. आप अचानक से नहीं पूछ सकते कि मैं LGBTQ से आइडेंटिफाई किया मैंने खुद को, अब मैं अब बाहर दुनिया को बता दूंगा. इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम होगी उनको बिकॉज दे आर नॉट अलाइनिंग विद योर थॉट प्रोसेस. तो आपको पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि अगर मैं बोलूँगा तो अगर ये बुरा भी बोलेंगे, एक कान से सुनूंगा एक कान से छोड़ूंगा, बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ. एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू टेल पीपल दैट यू नो हमारा एक एक्शन, एक वर्ड, एक स्माइल मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. इट इज़ ऑल अबाउट वी आर सोशल एनिमल्स, वी सीक वैलिडेशन. और जब वो वैलिडेशन सीख करते हैं और जब वो वैलिडेशन नहीं मिलती, आई फील आई एम लेस ऑफ अ पर्सन. सो यू कैन बी एनी थिंग इन द वर्ल्ड, सो वाई नॉट टू चूज़ काइंडनेस, वाई डोंट यू बिकम काइंड. आपके काम की नहीं है चीज़, आपको नहीं समझ आती, हटो. बट अगर आपको समझ आती है, अप्रिशिएट करो. बट देर इज़ नो नीड ऑफ लाइक पुटिंग समबडी डाउन. और उन्होंने उनके अपेयरेंस को लेकर इतना बुली किया क्योंकि उनको सिर्फ अपेयरेंस दिखा, ये नहीं दिखा कि ही इज़ अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड, ये नहीं दिखा कि उसको लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स होंगे. तो हमें नहीं पता किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसलिए वी नीड टू बी माइंडफुल. अगर कोई इंसान एक ओवरली ड्रेस्ड पर्सन है, मुझे बस वो ओवरली ड्रेस दिख रहा है, मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ओवरली ड्रेस्ड वो क्यों है, इनके दिमाग में क्या मुसीबतें हैं, क्या थॉट्स है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में. सो इफ़ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, मुझे ये ओवरली ड्रेस्ड पे भी कमेंट नहीं करना चाहिए. वी नीड टू हैव दोज बाउंड्रीज, वी नीड टू बी मोर कंसर्न अबाउट आवर लाइफ दैन अदर पीपल्स लाइफ. लेकिन वही हम भूल जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है. इट इज़ नॉट द फर्स्ट केस, देयर हैव बीन सो मेनी केसेस बिफोर. एक बार मैंने ब्रूट के साथ एक वीडियो किया था, उस पर अगर मान लीजिए 400 कमेंट्स होंगे, 400 में से 300 कमेंट्स थे कि वाई इज़ अ थेरेपिस्ट स्माइलिंग. यू नो आई एम लाइक वाई एम आई नॉट अलाउड टू स्माइल, मतलब वाई एम आई स्माइलिंग. उस पर ट्रोल किया गया था और ब्रूट वाले मुझे बोलते मैम आपने अपने ट्रोल कमेंट्स देखे. मैंने कहा आई गेस आई नीड टू यू नो just be quiet about it and do what I want to do. But that is what people can troll you about anything. It is not just about your sexual identity. I got trolled for smiling as a therapist. Why is she smiling as a therapist? So yeah. पर क्या उनके साथ क्या मसला क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम क्या है उनके साथ कि क्यों एक्सेप्टेंस नहीं है सामने वाले की, एंड क्यों इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है स्क्रीन के ऊपर, सामने वाले के ऊपर, कि अपनी दुनिया छोड़ के सामने वाले की दुनिया में घुसना है और उसमें कमेंट करना है, उसमें जाके पत्थरबाजी करनी है. क्यों करनी है, क्या है ये माइंडसेट? It's low self-esteem. You don't understand. It's low self-esteem. It's low self-esteem that you feel that you are not being heard. You feel that you don't have enough to offer to the world. जिसकी वजह से आपको कुछ मिले. तो वो जैसे एक बार ना राखी सावंत ने कहा था बहुत पहले उनके करियर में, बोला any attention is good attention. Whether it is negative or positive, any attention is good attention. I guess that is the thought process a lot of people have. कि उनको लगता है कि अगर मैंने किसी को, अगर कोई अच्छा कर रहा है और आई एम नॉट डूइंग वेल, तो उनको पुल डाउन करना ज़रूरी है. परसों मैं एक सेशन कर रही थी एंड द पर्सन टोल्ड मी दैट आई डोंट लाइक फीलिंग जेलस. ऐसे जेलस तो ऊपर वाले ने दिया हुआ है, जेलस फील करना बुरी बात क्यों है, बट आप उस जेलसी में क्या करते हैं वो बुरी बात है. मैं आपके पास iPhone 12 है या 15 है, मैं कहती हूँ अरे उनके पास है, मुझे भी काम करना, मुझे भी खरीदना है, दैट जेलसी इज़ हेल्दी. बट अब मैं कहती हूँ अरे उनके पास क्या पता नहीं किससे लिया होगा, क्या किया होगा, छोड़, एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग टू इम्प्रूव माई लाइफ स्टाइल. दैट इज़ अनहेल्दी. पीपल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. और ये देखते हैं कि इनके इतने फॉलोवर्स हैं, इनके लोग सुनते हैं, तो लेट मी पुल देम डाउन बिकॉज ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटीज़. आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि हम यंग माइंड्स को फ्यूचर में ट्रोल होने से बचा सकें, ट्रोल बनने से बचा सकें? दूसरा, उनको सेल्फ एस्टीम को कैसे बेहतर करना है वो समझा सकें. स्कूल एजुकेशन सिस्टम हमारा एक बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. एंड आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अपॉन कि जो स्कूल में हम ज़्यादातर इमोशंस के ऊपर काम करें, इमोशनल कोफिशिएंट के ऊपर दैन IQ.
आईक्यू के भी ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट स्कूल सिस्टम हमें रेडी करते हैं हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हाउ टू बी आउट देयर सर्वाइवल, बट हमें वो ये नहीं सिखाते हैं कि हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू नेविगेट आवर इमोशंस। तो अगर हम स्कूल में इस चीज़ पे भी ध्यान दें कि हमारा इमोशनल कोफिशिएंट बढ़ रहा है, दैट वुड बी वंडरफुल। एंड हाउ कैन वी अचीव दैट? नॉट बाय ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, बाय ट्रेनिंग टीचर्स, बिकॉज वो भी उसी समाज से, उसी कल्चर अपब्रिंगिंग से आती है, उनको स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में फुल नॉलेज है और वो आपको सिखाती, बट वो आपसे बात कैसे कर रही है? You know, I was working with this general manager for one of the top MNCs and 47-year-old gentleman, और उन्होंने बोला कि काफ़ी बार ना मैं ऐसे बोर्ड मीटिंग्स में बैठा होता हूँ और मुझे अंदर से लग रहा होता है कि आई डोंट इवन बिलोंग हेयर, पता नहीं मैं तो किस्मत से आ गया हूँ, एक इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसा फील होता है रूबा। एंड व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग अपॉन इट मोर एंड मोर सेशंस, सो व्हेन वी फाउंड आउट कि एज 7-year-old उनको जब भी कोई गलती होती थी उनकी टीचर उनको डेस्क पे खड़ा कर देती थी और फिर बोलती थी कि पता नहीं तुम यहाँ कैसे आ गए हो। एंड द चाइल्ड वॉज गुड विद एजुकेशन, तो उसके मार्क्स आ जाते थे, बट बिहेवियर में प्रॉब्लम होता था, टीचर हमेशा पनिश करती थी, तो हमेशा बोलते पता नहीं तुम्हारे मार्क्स कैसे आ जाते हैं। एंड दैट इज़ द फीलिंग एट 47 ही इज़ हैविंग, पता नहीं मैं यहाँ बोर्ड मीटिंग में क्या कर रहा हूँ, आई डोंट इवन बिलोंग हियर। दैट इज़ द काइंड ऑफ इम्पैक्ट यू कैन हैव चिल्ड्रन। सो वी शुड ट्रेन टीचर्स rather than we should train students. We are always कि बच्चों को, but वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, how a teacher looks at you, how they appreciate you, how they talk to you, how they correct you, how they guide you, the expressions, उनका body language, that matters a lot in the in that life. So that is something I would really want. And तीसरी चीज़ मैं चाहूँगी कि practicality, rather than giving them, making them play, involved in role plays, games, team building, sharing and caring, telling them the benefits of it, not only कि ओ वो तुम्हारा friend रहेगा कल तुम्हारे काम आएगा, नहीं, the emotional aspects of it, that your mind feeds on predictability, certainty, your mind will love it if you do that, you will release oxytocin जिसकी वजह से stress नहीं होगा, mood lifters आएंगे, you will do better in your life, you'll be able to exercise better, all these in the practicalities of it, right, by games, by role plays, by all these things. So these three things I would really want to inculcate in the school systems. But teacher training, I always tell people that काफ़ी अभी एक वीडियो वायरल हुआ था बिहार का कहीं पर, जहाँ पर एक टीचर एकदम गाना गा गा के सिखा रही है बच्चों को और बच्चे आर सो हैप्पी, शी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस गुड टच बैड टच, and they are understanding it. So that is the way children understand. उनके पास resources नहीं हो स्कूल में, but the teacher is good, the teacher is knowledgeable and she is able to impart that knowledge. And we also I feel that teachers के ऊपर हम इतना ज़्यादा responsibility देते हैं, but उनके जो paying system है that is not so strong, जिसकी वजह से उनको अपना stress रहता है, वो अपनी फैमिलीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं. सो आई गेस वी शुड रियली टेक केयर ऑफ आवर टीचर्स. बीइंग अ टीचर शुड बी द हाईएस्ट पेइंग जॉब, क्योंकि वो तैयार कर रहे हैं हमें, बट उन्हीं को हम बहुत चिंदी पैसा देते हैं. सो या लाइक बिफोर रिकॉर्डिंग दिस डिस्कशन वी वर डिस्कसिंग ना कि हम स्कूल्स में दिल्ली स्कूल्स में हम कर रहे हैं, और दिल्ली में स्कूल्स में हैप्पीनेस पे काम हो रहा है, देशभक्ति पे काम हो रहा है, और साथ में साइकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट हुआ है, प्लस टीचर्स को भी सेंसिटाइज किया जा रहा है, एंड टिस इज डूइंग दिस. जो हेट क्राइम बढ़ गया है चारों तरफ, एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ रहा है, एक जात दूसरे जात को नीचा दिखाना चाहती है, एक धर्म दूसरे मज़हब को नीचा दिखाना चाहता है, और लोगों में अपने से अलग किसी भी चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है. हम हर चीज़ को बाइनरी में देखना चाहते हैं, अच्छा बुरा सही गलत, और एक्सेप्टेंस कम होते जा रही है. एंड ठीक है, एक्सेप्टेंस कम हुई तो हुई, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई हमसे अलग कैसे है, और हम चाहते हैं उसे ख़त्म कर दिया जाए. जो हेट क्राइम है, और अब आपस में हम देशों में भी देख रहे हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान का सच नहीं है, पूरी दुनिया का सच हो चुका है, और कोशिश ये होती है कि ताकत से हम दूसरे वाले को अपने काबू में कर लें. तो यूक्रेन वही चीज़ आप देख रहे हैं कितने समय से चल रहा है. रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है, और इधर देखें अब हम तो इजराइल फ़िलिस्तीन के साथ कर रहा है.
इस फिनोमेना को आप कैसे देखते हैं जो हेट क्राइम बढ़ रहा है पूरे देश में? जो ह्यूमन बींग्स आए, हम एंसेस्टर्स से ट्राइबल सिस्टम से आए, तो हमें सर्वाइवल के लिए फ़ाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते थे हम लोग, और वहाँ से ये सारी शुरुआत हुई। ये जो ये पावर, पोजीशन, डेजिग्नेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ा, ये वहाँ से बढ़ा, बिकॉज़ तब सर्वाइवल के लिए ज़रूरत था। अननोन लैंड्स थी, अननोन टेरिटरीज़ थी, आपको खाने के लिए हंट करना पड़ता था, आपको स्पाइडर्स इतने पॉइजनस थे कि अगर वो काटता आप मर जाते। एंड दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू। जब हमारी कॉन्वर्जेसन चल रही थी, मैंने कहा जैसे बच्चे को हम समझ सकते हैं तभी जब पेरेंट अपने आप को अपग्रेड और अपडेट करेगा। दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। द सेम चीज़ इन दीज वॉर्स एंड इन दिस किलिंग एंड इन दिस it leaves a very, very intense impact on people's mental health, on their emotional health. PTSD is something real. CPTSD is something real. And people have these issues जो wars में होते, चाहे वो अफ़गानिस्तान, ईरान या यूक्रेन या रशिया, जो भी है, जो करने वाले हैं उनके लोगों पे भी, जो सहने वाले उनके लोगों पे भी, दोनों लोगों को, और फिर जो हम है देखने वाले, हम पर भी इम्पैक्ट करता है। इट हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट, बट वो मेंटालिटी लोगों ने अभी तक नहीं बदली है। वी डोंट नीड टू सर्वाइव नाउ, वी हैव इनफ रिसोर्सेज, एवरी कंट्री हैज़ अ रिसोर्स नाउ, वी कैन जस्ट लिव टुगेदर। अगर उन्होंने फ़ाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज़्म सीखा और वही चला रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ नहीं सीखी कि ट्रस्ट, कि आप तब सो पाते थे जब मैं नाइट वॉच करती थी, तभी तो आपको नींद आती थी, सब तो ओपन था। ऐसे लोग एक दूसरे पे भरोसा करते थे, जो आज नहीं है। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर टू बिग थिंग जिससे हम कंट्रोल करते हैं मासेस को, जो हमें सबसे ज़्यादा पावर देता है। इसीलिए या तो मैं रिलीजन को यूज़ करती हूँ या मैं फिर पॉलिटिक्स को यूज़ करती हूँ, क्योंकि वी कैन रीच टू मासेस। हमारी जो सेल्फ एस्टीम है, हम कुछ चीज़ों से डिफ़ाइन करते हैं कि इट्स वेरी वर्ल्ड गिवन। सेल्फ एस्टीम इज़ ऑलवेज आउटसाइड एक्सटर्नल वैलिडेशन, दैट इज़ मनी। मोर मनी आई हैव, मोर पावरफुल आई फील, मोर कॉन्फिडेंट आई फील। पावर एंड पोजीशन, जितना मेरा पावर पोजीशन होगा, अभी अगर हमारे सीएम साहब आएंगे हम खड़े हो जाएंगे, बिकॉज वी आर रिस्पेक्टिंग द सीएम पोस्ट। अगर वो ऐसे हमें कहीं मिलते शायद हम खड़े नहीं होते। सो दिस पावर एंड पोजीशन डेजिग्नेशन प्लेज अ ह्यूज रोल। देन वैलिडेशन, मुझे जितनी वाहवाही लोग करते हैं, वैलिडेट करते हैं, उतना ही मैं करता हूँ। चाहे हम इज़राइल को कितने सारे लोग अभी सपोर्ट करें तो उनको लग रहा है ओ आई एम गेटिंग टू अ बेटर पोजीशन, उसकी वजह से जो वो नहीं भी करना चाहे शायद वो कर रहे हैं। तो ये वैलिडेशन भी प्ले रोल करता है। ब्रांड्स इन द सेंस, जब हम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स देखते हैं तो हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं, बिकॉज दैट इज़ हाउ दे शो देयर पावर। ऐसे रोल्स एंड रिलेशनशिप्स कि मेरी कितनी सुनता है, चाहे फैमिलीज़ में या वर्क प्लेस में, क्या लोग मेरे पास प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, क्या लोग मेरी सुनते हैं, क्या मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता हूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी मैटर करती हैं। एंड देन very very big thing is like your physical appearance and your abuse. If you have gone through any form of abuse, हिटलर का देखेंगे तो उन्होंने अपने टाइम पे काफ़ी कुछ किया, तो बिकॉज ही डिड इट फ्रॉम अ स्पेस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स विच केम आउट एज अ नार्सिसिज्म। तो नार्सिसिज्म हमेशा इन्फीरियोरिटी से निकलता है, इनसिक्योरिटी से निकलता है। वो दिखते नहीं है, दे आर लाइक बिफोर यू बुली मी आई विल बुली यू, बिफोर यू पुट मी डाउन आई विल शो योर प्लेस। तो उसके चक्कर में वो ज़्यादा करते हैं। क्या पता अगला वाला कुछ करने वाला भी नहीं होता है, बट दे डू इट। सो ऑल दीज थिंग्स आर सेल्फ एस्टीम इज़ कंप्राइज्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इसकी वजह से लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। काफ़ी लोग घर में वो कंट्रोल दिखाते हैं, काफ़ी कंपनीज़ में दिखाते हैं, जो गवर्नमेंट्स में तो गवर्नमेंट्स में दिखाते हैं, जो फ़ौज में तो फ़ौज में दिखाते हैं। काफ़ी सारे वॉर्स तो कितने मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बेसिस पे होती है, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट का ईगो हर्ट हुआ और उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन देकर बहुत बड़े बड़े वॉर करा दिए। अभी मेरे एक दोस्त है, उनकी कुछ पुलिस के साथ कुछ इशू हो गया है, तो मैंने उनसे पूछा कि सच में आपने ऐसा किया था? तो बोला नहीं यार, ये पुलिस वाला हमारे वेयर हाउस में आया और मैंने उसको बोला कि तुम्हें FIR काटनी है काटो, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे स्टेशन, क्योंकि मेरे पेपर सारे सही थे। मैंने सोचा मैं क्यों जाऊँगा। बोलो वो एक्चुअली गए और ऐसे ऐसे सेक्शंस लगाए हैं
Now that person, that police officer is at a very junior level, is not on a senior level, but it is a department ना, he represents the department, so everybody is backing him. The same happens in government also. आपका एक person एक sentence बोल देता है बाहर, then the government doesn't have a choice, they back them. Whereas the government can say that okay, this is not my statement, but they feel that we will look weaker, उसकी वजह से वो नहीं करते हैं. और हेट क्राइम जो होती है वो रिलीजन के बेसिस पे होते हैं, पॉलिटिक्स के बेसिस पे होते हैं, कास्ट सिस्टम के बेसिस पे होते हैं, जेंडर के बेसिस पे होते हैं. ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा. फॉर एग्जांपल अ गर्ल इज सेइंग नो टू अ बॉय, वो ऐसे फेंक देता है, दैट इज़ अ हेट क्राइम. जो श्रद्धा वॉकर मर्डर हुआ था, दैट वाज अ हेट क्राइम. और ऐसे ही काफ़ी सारे जो डोमेस्टिक वायलेंसेस होते हैं जहाँ पर आप लिटरली पर्सन को डिसफिगर कर देते हैं, दैट इज़ अ हेट क्राइम. So you are not able to see that, but all it comes from sense of insecurity. They feel they are not enough. They need to do something more in order to be there. There was a time जब मेरे पे कोई चिल्लाता था तो और मैं सोचती थी यार ऐसा मैंने क्या कर दिया. अभी अगर मेरी गलती भी हो, कोई चिल्लाए तो मैं सोचती हूँ अरे इसके पास बहुत दुख होगा. That is why they are shouting at me. I guess it takes a lot of time to change that perspective. Right. And a lot of empathy. Lot of empathy, a compassionate empathy, जहाँ आप ये समझे कि उसका पेन उसका है, मेरा नहीं है, rather than emotional empathy कि उसके पेन शुरू नहीं हुआ, आप रो रहे हो उसके साथ, you are thinking in your head it is about you. It's very important for us to rewire ourselves, and I guess it is time. It is time. आप कब तक लड़ेंगे? अब कब तक लड़ेंगे? हमने तो ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ा दिया कि रिसोर्सेज ही नहीं बचे हैं हमारे नेक्स्ट जनरेशंस के लिए. आप वी नीड टू हैव दैट एम्पैथी, वी नीड टू हैव दैट कॉन्शियसनेस एंड कम बैक, जहाँ हम ये सोचें कि मैं अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ नेचर, इन टर्म्स ऑफ लाइक वर्ड्स, मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ. एंड वर्क फॉर दैट. एज ए सेड, आप कुछ भी बन सकते हैं, तो आप एक काइंड इंसान क्यों नहीं बन सकते? सबके स्ट्रगल्स है, सबके अपने इश्यूज है, सबके चैलेंजेस है. ऐसा नहीं है आप ही के साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है. अगर सबके साथ हो रहा है, आप उनका सुलझा नहीं सकते तो कम से कम उलझाइए मत. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपने नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ की बात की. जब नार्सिसिज्म को डिस्कस करते हैं तो हमें दो टर्म्स और भी जहन में आती हैं, साइकोपैथ और सोशियोपैथ. ये क्या टर्म्स हैं और ये लोग क्यों इतना एग्रेसिव और कुछ भी करके अपना वजूद बचाने के लिए आमादा हुए रहते हैं? जब हम साइकोपैथ्स और सोशियोपैथ्स की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि साइकोपैथ्स में एक्चुअली इमोशनल कोफिशिएंट तो ज़ीरो होता है, लैक ऑफ एम्पैथी होती है. इसकी वजह से वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे करते हैं कि उनको लगता है कि सही है. सोशियोपैथ्स में भी सेम चीज़ है, बट वो इतनी साइलेंटली और गुल के करते हैं, जबकि उनका अगर आप देखेंगे इमीडिएट सर्कल नहीं होता, उनका इंटरनल सर्कल नहीं होता है, बट दे आर स्टिल सोशल इनफ. उनका पता नहीं चलता है. साइकोपैथ्स में पता चल जाता है, देयर बिहेवियर शोज इट एंड ऑल अदर थिंग्स. तो सोशियोपैथ्स में वो घुल मिल के रहते हैं. बट बोथ द पर्सनैलिटीज़ इमर्ज फ्रॉम द स्पेस ऑफ पेन, ट्रॉमा. कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू शो एम्पैथी, दे कांट कनेक्ट विद इट, दे हैव डिफ़िकल्टी विद इट. और ऐसा नहीं है कि ये लोग ऐसा कुछ करते हैं जो उनको लगता है गलत है, उनके हिसाब से वो सही होता है. जैसे एक शो आता था, अगर आपको याद होगा, एक शो आता था डेक्स्टर में सबसे पहले कैनिबलिज्म को, वो लोग को मार के फिर खाता वाता भी था एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ था. तो अगर वो देखेंगे वो क्या था, मतलब उनको तो ऐसा लगता होगा, उनके हिसाब से, उस कैरेक्टर के हिसाब से ही लगता था, जब मैं गाय का मीट खा सकता हूँ, बकरे का खा सकता हूँ, किसी का खा सकता हूँ, इंसान का भी खा सकता हूँ. सो ऑल दीज थिंग जो ये करते हैं हरकतें, उनके दिमाग के हिसाब से ऐसा नहीं होता है कि वो गलत है, उनके हिसाब से होता वो सही है. एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स दे डू अ लॉट ऑफ स्टफ विच ब्रिंग्स देम जॉय. तो अगर हमें उसको बदलना है, पहले तो हमें यहाँ पर बदलना पड़ेगा हमारे पेरेंटिंग स्टाइल, हमारा स्कूल सिस्टम. हमारी आदत है, हम ह्यूमन बींग्स की आदत है, हम जब कोई चीज़ देखते हैं हम उस चीज़ पर अटैक करते हैं, कहते ये इसने किया, ये ऐसा, ये. बट कोई नहीं देखता कि रातों रात ऐसा नहीं बना ये. अगर एक पेड़ आपको आम देता है, रातों रात उसने आम नहीं दिए ना, वो वहाँ तक बढ़ा, आपने उसको स्पेस दी, नरिश किया, उसने नेचर से जो भी लेना था तो जाके उसने आम दिए. तो सेम चीज़ ह्यूमन बींग्स के साथ भी है. जो भी पर्सनैलिटीज़ आप देखते हैं, देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट.
There's always a story behind it, there is an experience behind it, there is a lot of complexity behind it. It is not black and white. हमारे पास मेरे साथ या मेरी टीम के साथ लोग काम करते हैं, कुछ क्लिनिकल केसेस होते हैं, चाहे बाइपोलर हो, चाहे बॉर्डर लाइन हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, या कोई वैसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो. तो ऑल आई टेल माई टीम इज़ दैट वी आर हियर लुकिंग एट देम हॉलिस्टिकली. उनको सिर्फ पेशेंट्स मत देखो कि उनको ट्रीट करना है. दे आर क्लाइंट्स. द रीज़न वी कॉल देम क्लाइंट्स इज़ बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स, दे आर नॉट जस्ट पेशेंट्स. साइकेट्री को या साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स को आप ब्लैक एंड वाइट नहीं देख सकते. इट इज़ ह्यूमन इमोशंस विच इज़ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. जब हम किसी नार्सिसिस्ट को देखते हैं तो आप उनको देखिए, पीछे जब आप जाएंगे आप देखेंगे ईदर एज अ चाइल्ड दे हैड टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, देयर वाज नोबडी एल्स टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, और दे वर मेड फील इन्फीरियर जिसकी वजह से उनको लगा कि मुझे कुछ करना है, या दे हैड डिफ़िकल्टी कनेक्टिंग इमोशनली. उनका EQ कम था जिसकी वजह से ये सब इश्यूज़ निकल आते हैं. बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हम देखते हैं जहाँ पर हम साइकोपैथ्स की बात करते हैं, तो वहाँ हम फिर ब्रेन स्कैन्स करते हैं और देखते हैं वहाँ पे कुछ कनेक्शंस बने ही नहीं है. और हम देखते हैं कि अरे उनका तो बाय बर्थ ही ऐसा है, उनके अंदर एम्पैथी नहीं है बिकॉज वो वायर नहीं बना है, वो कनेक्शन, वो न्यूरॉन नहीं है, न्यूरल कनेक्शंस नहीं वो न्यूरल कनेक्शंस नहीं है. तो वो भी हम देखने को मिलता है. फिर वो लोग बीच और चेक करते हैं कि हाउ डिड इट हैपन, तो पता चलता है कि मे बी द मदर वाज हिट और मे बी द फादर हैड सम इशू, तो वो सब आता है. तो कहीं पर जेनेटिक है, कहीं पर आपके ब्रेन डेवलपमेंट में ही प्रॉब्लम्स है, बट मोस्टली जो हम केसेस देखते हैं वो हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से देखते हैं. इट्स रियली वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना. नो, एक आपसे डिस्कशन करते हुए मेरे जहन में 2 लाइनें आई थी, मैंने कुछ चंद साल पहले लिखी थी कि दोस्त तो दोस्त है नहीं, दुश्मन दुश्मन से कई ज़्यादा. कैसा दौरे मुफलिसी है, बना है खौफ ही भाग्य विधाता. जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़, खौफ, डर और मुफलिसी यानी गरीबी ऐसी कि सब कुछ होते हुए इस हमारी जनरेशन के पास पहले से बहुत कुछ बेहतर है, लेकिन वही हमारी इनसिक्योरिटीज़, हमारा खौफ, हमारा ट्रॉमा एक बेहतर लाइफ हमें जीने नहीं देता. आई टेल पीपल दैट कि आपको सबसे पहले जो है आपको खुद पे भरोसा कायम करना पड़ेगा. आपको खुद पे भरोसा कि मैं ये कर सकती हूँ. अगर मेरे से गलती होगी तो मैं माफ़ी मांग लूँगी. ये किसने कहा है कि यू विल नो एवरीथिंग. देयर वाज अ टाइम आई थॉट दैट इंटेलिजेंस वाज यहाँ कि मेरे को इंटेलिजेंट बनना था, क्योंकि मैंने अपने फादर के, मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे और बहुत सारे पॉलिटिशियंस आसपास थे, तो माय फादर इज़ नॉट वेरी वेल एजुकेटेड. तो आसपास उस ग्रुप में वैसे ही लोग थे जो ज़्यादा एजुकेशन में नहीं. तो एक अंकल थे जिन्होंने उस टाइम पे LLM किया था और कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी से करके आए थे. तो उनके बात करने का तरीका अलग था, उनके बैठने का तरीका अलग था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता. मैं उनके साथ खूब लंबी गप्पे मारती थी और मुझे लगता था ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे अंकल जैसा बनना. अंकल ऐसा कैसे बने पढ़ाई करके. तो मैं अपनी मम्मा को बोलती थी कि मेरे घर के बाहर नेम बोर्ड होगा, उसके ये डिग्री होगी. तो मेरी मम्मा हंस के टाल देती थी. जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई मैंने कहा क्यों ऐसा करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं इंटेलिजेंट बनना चाहती हूँ. बाहर निकली तो पता चला कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे ज़रूरी नहीं है वो इंटेलिजेंट है. तो मैंने कहा तो कौन लोग इंटेलिजेंट है भैया, जिन्होंने सेल्फ मेड लोग हैं, जिन्होंने अपने बिजनेसेस तैयार किए हैं, कुछ इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, वो लोग हैं. तो थोड़ी और बड़ी हो गई मुलाकात उन लोगों से. मैंने कहा ये भी नहीं है. मैंने कहा तो कौन लोग इंटेलिजेंट है. मैंने कहा जो दुनिया घूमते हैं, वर्ल्ड ट्रैवलर्स. तो मैं ऐसे लोगों के साथ मिली, मैंने देखा ये भी इंटेलिजेंट. तो मुझे समझ आया कि आप हर चीज़ में इंटेलिजेंट, आपकी इंटेलिजेंस आपकी बहुत सब्जेक्टिव है. मे बी आई एम इंटेलिजेंट राइट नाउ इन दिस सब्जेक्ट एंड यू आर इंटेलिजेंट इन योर ओन सब्जेक्ट. तो अगर मैं ये सोचूंगी कि इस रूम में 10 लोग हैं, 10 में से मैं ही मोस्ट इंटेलिजेंट हूँ, वो तो भाई नार्सिसिज्म आ गया मेरे में और मैं ग्रो नहीं करूँगी. But if I think that there are 10 people, I will definitely get to learn from them. Right. So keep myself open. Trust myself that जो सही होगा वो मैं ले लूँगी, जो नहीं होगा नहीं लूँगी, जो नहीं पाएगा नहीं लूँगी. When you do that, you start calming down. वो जो इनसिक्योरिटीज़ है वो कम हो जाती है. नहीं तो किसी का हाइट बड़ा है, मेरा छोटा है तो प्रॉब्लम. कोई पतला है, मैं मोटी हूँ तो प्रॉब्लम. किसी के पास ज़्यादा पैसे, मेरे पास कम पैसे तो प्रॉब्लम. Because we are constantly in this race of comparison. भागे जा रहे हैं. समझ ही नहीं आ रहा कब रुकेंगे लोग.
आप जैसे ज़हीन लोगों की ज़रूरत है हमारे मुल्क को भी, और यंग एडल्ट्स को तो ख़ास तौर पर, और बच्चों के पास साइकोलॉजिस्ट का एक्सेस हो, थेरेपी का एक्सेस हो, और अच्छे पेरेंट्स का एक्सेस हो। अच्छे पेरेंट्स का मतलब जो सेंसिटिव पेरेंट्स हैं, जिनको पेरेंटिंग की समझ है, Yeah. और पेरेंटिंग के लिए खुद को वो ready एजुकेट to करते grow, हैं, रेडी वो टू ready ग्रो to हैं। learn, yeah. हाँ, तो वो ये Yeah. क्योंकि बच्चा उनके घर में पैदा हुआ है, उनसे पैदा हुआ है, तो उस पर हक जमाने की नीयत से नहीं, उसके लिए एक निमित्त बनना, एक फैसिलिटेटर बन के उसकी ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए जो भी ज़रूरत लगती है वो करे। जैसे अपने वर्क स्पेस में बेहतर करने के लिए वो कुछ भी करते हैं, ऐसे ही अच्छा पेरेंट बनने के लिए भी कुछ कर सकते हैं ना, वो रास्ते अपना सकते हैं। आप जैसे लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ लिटरेचर इस पे अवेलेबल है। ऐसे और डिस्कशंस आपसे करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा, आपका आपने समय निकाला हमारे लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। पर्सनली आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो आपकी वाइब बहुत पॉजिटिव है, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट पीपल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और आई गेस यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। जो भी आपने इनिशिएटिव्स डिस्कस किए, दैट इज़ अमेजिंग। ये जो आप कर रहे हैं, दिस इज़ अमेजिंग। वी नीड मोर पीपल लाइक यू। आई गेस हम तो हमारे पास वो चीज़ नॉलेज है, हम क्रिएटर्स हैं, बट आप जैसे लोग हमें मासेस तक पहुंचाते हैं। सो थैंक यू। I would request you to look at the camera and request people to subscribe our channel, which is Candid with Shaleen, so that I can reach more and more people. गाइस, मैं मोस्टली ऐसा ये सब नहीं करती हूँ, ना मैं ज़्यादा पॉडकास्ट पे जाती हूँ, ना मैं ज़्यादा लोगों के साथ ऐसे बात करती हूँ। बट जब बात आती है ना कि कोई रिलायबल, क्रेडिबल सोर्सेज हो आपके पास इन्फॉर्मेशन के, तो आपको वहाँ आगे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया यहाँ आके, अब आप अपना कंट्रीब्यूशन दो, लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करके। जो कैंडिड विद शालीन चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो खूब सारे लोगों के साथ, ताकि आपको तो फ़ायदा होगा, लेकिन आपके थ्रू बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। मैंने आज इनसे बात की, इनके ज़रिए मेरी आवाज़ काफ़ी लोगों तक जाएगी। आप शेयर करेंगे तो सोचो आप कितना कारमा स्प्रेड कर रहे हो। सो कम ऑन, लेट्स डू इट टुगेदर, फॉलो। Thank you so much, Aruba. Thank you. Thank It was you. nice to meet you.